अध्याय 231 भूत। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उसे मार डालो। मछली की आंखों वाला आदमी जमीन से टकराया और तेजी से लुढ़क गया, कवर लेने के लिए गंदगी से ढकी क्रेन के नीचे आ गया और अपने आदमियों को कार्रवाई करने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा। उसके 7 आदमियों ने अपनी पीठ पर ले जाने वाली सबमशीन बंदूकों को निशाना बनाया और जियाओ लो पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही हेई लैंग के गुर्गों ने उतनी ही जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपनी कमर के होल्स्टर से पिस्तौल निकाली और तुरंत जियाओ लो पर गोली चलाना शुरू कर दिया। बैटाटाट, बैटाटाट, धमाका, धमाका, धमाका। गोलियों की आवाज से हवा भड़क उठी। बंदूकधारियों और शियाओ लो के बीच अंतरिक्ष में घूमते हुए सबमशीन गन और पिस्तौल से सैकड़ों राउंड खर्च किए गए। उसकी डराने धमकाने की रणनीति विफल हो गई थी। यह अप्रत्याशित नहीं था। ये कट्टर अपराधी थे जिन्हें पकड़े जाने पर निस्संदेह कई 100 किलोग्राम ड्रग्स की तस्करी के लिए मौत की सजा मिलेगी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और हासिल करने के लिए सब कुछ था। इन डेस्पेराडो को इतनी आसानी से 2 हैंडगन वाले आदमी द्वारा नहीं डराया जाएगा। बीएम, बीएम। अपने पहले 2 शॉट्स के साथ उन्होंने हेई लैंड के 2 अधीनस्थों को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद शियाओ लो अपनी तरफ कूद गया और मछली पकड़ने वाली एक पुरानी नाव के पीछे छिप गया, जो सभी दिशाओं से आ रही भारी गोलीबारी से बच गया। तुम एक जियाओ के बेटे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से पागल हरे बालों वाला आदमी लगातार नाव पर गोली चलाता रहा, प्रत्येक हाथ में बंदूक पकड़े हुए, क्योंकि वह धीरे धीरे जियाओ लो के औषधि की ओर बढ़ रहा था। अन्य लोग बाहर निकल गए और उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए पुरानी नाव पर अपनी आग बनाए रखी। शियाओ लो को अपना सिर नीचे रखना पड़ा और स्थिति का आकलन करने के लिए 1 सेकंड के लिए भी अपना सिर बाहर रखने में असमर्थ था। नाव क्षय की भयानक स्थिति में एक खंडहर थी, इसका पतवार खराब हो गया था और इसके धातु के खोल में गैपिंग छेद और उजागर बीम थे। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। उसे मार डालो। मछली की आंखों वाला आदमी उन्मादी रूप से चिल्लाया। वह अपनी हथेली पर घाव से दर्द कर रहा था और जियाओ लो के शरीर को गोलियों से छलनी देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह उसे गोलियों के छेद के साथ छिद्रित मांस के खूनी द्रव्यमान में बदलना चाहता था। थोड़ी सी भी चेतावनी के बिना गड़गड़ाहट की ताली की तरह एक गगनभेदी आवाज उछली और जर्जर झटके की लहरें उजड़े हुए जहाज की दिशा से विस्फोट हुई। ऐसा लग रहा था कि पुरानी नाव को तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। इसे हवा में उठाकर हथियारबंद तस्करों के समूह की ओर फेंका गया। यह एक सपने जैसा था और आने वाली नाव का सामना करने वालों के लिए समय 1 सेकंड के लिए स्थिर खड़ा था। कई टन वजन का एक जर्जर जहाज, ऐसा लग रहा था कि यह हवा में तैर रहा था, फिर एक फ्लैश में तेज गति से उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हरे बालों वाले आदमी का जबड़ा गिर गया और वह केवल चिल्लाने में कामयाब रहा, बाहर निकलो। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 ने समय पर चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वे जहां खड़े थे वहीं मर गए। उनकी आंखों में डर केवल सबसे छोटे क्षण के लिए मंडरा रहा था, इससे पहले कि उनकी रोशनी उस क्षण बुझ गई जब नाव ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें वापस फेंक दिया गया और वे खून से लथपथ जमीन पर टूटी हड्डियों और मांस के ढेर की तरह दिख रहे थे। वह निष्क्रिय ठंडा चेहरा चला गया जो आमतौर पर हेई लैंग की अभिव्यक्ति का वर्णन करता था। वह अब जियाओ लो के बल और शक्ति के अविश्वसनीय प्रदर्शन को अपनी आंखें और मुंह खोलकर देख रहा था। उसने अभी अभी एक पुरानी नाव देखी थी जिसका वजन कई टन था, जो अपने आदमियों के माध्यम से घूम रही थी। ताकत का यह स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिसे किसी भी प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण जो वह पा सकता था वह यह था कि जियाओ लो मार्शल आर्ट का एक सच्चा मास्टर था और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को असंभव रूप से उच्च डिग्री तक विकसित किया था। क्या यह आदमी एक राक्षस है? मरी हुई मछलियों की आंखों वाला आदमी आतंक और विस्मय दोनों में घूर रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने अभी एक मानव को स्थिर स्थिति से एक विशाल नाव को आगे बढ़ाते हुए देखा था। यहाँ तक कि इसे अपनी तरफ धकेलना भी अकल्पनीय होता। बीएम, बीएम, बीएम। जहां से नाव आराम करने के लिए आई थी, जियाओ लो एक तेज छाया की तरह उभरा जो रैत की तरह था और तेजी से अपने विरोधियों पर 3 गोलियां चला दी। मंद प्रकाश में उनके काले स्मोक ने जीवन में अपने ऋण को इकट्ठा करने के लिए यहाँ ग्रिम रीपर के साथ समानताएं पैदा की। तीनों गोलियां उनके निशान पर सटीक थी और तुरंत सबमशीन गन पकड़े हुए 3 ड्रग तस्करों को छाती में मारकर गिरा दिया। जैसे ही गोलियां उनके सीने में लगी, हर दिशा में खून के छींटे पड़े और वे जमीन पर गिरते ही घुंघराले हो गए। लानत है। गोल्डन ट्रायंगल के शेष 4 लोगों ने देखा कि जियाओ लो उन पर निशाना साध रहा है और बदले में जियाओ लो पर तेजी से गोलीबारी करते हुए जल्दी से बच गया। बैटाटाट, बैटाटाट। उनकी सबमशीन गन से गोलियों ने शियाओ लो की दिशा में बुरी तरह से छिड़काव किया, जिससे उसके आसपास की हर चीज फट गई। बीएम, बीएम। शियाओ लो ने जमीन पर अपनी तरफ से लुढ़कते हुए एक प्रवण शूटिंग स्थिति ग्रहण की, 1 और 2 गोलियां चलाई और उनमें से 2 और को मार डाला। जैसे ही गोलियां उसके चारों ओर जमीन पर लगी, वह 2 शेष लोगों की ओर बाएं और दाएं झुक गया। सबमशीन गन चलाने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण खतरा थे और उन्हें पहले भेजने की आवश्यकता होगी। उसे अपनी बेहतर मारक क्षमता को बाहर निकालना पड़ा, जिसने उसे प्रभावी ढंग से बांध दिया था और उसे कवर के पीछे रहने के लिए मजबूर किया था। दोनों लोग घबरा गए थे। वे तेजी से आ रहे लक्ष्य पर अपनी बंदूकें प्रशिक्षित करने में असमर्थ थे, एक धोखा देने वाले जिगजैग पैटर्न में उनकी ओर दौड़ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडापन दौड़ रहा था, उनके शरीर अनैच्छिक रूप से हिल गए थे। ओह नहीं! दोनों पुरुष एक ही बार में जम गए, उनकी पुतलियां फैल गई, ठंडा पसीना उनके शरीर से नीचे गिर गया। इससे पहले कि वे इसे जानते थे, बंदूक थूथन का काला ठंडा स्टील उनके प्रत्येक चेहरे में दिखाई दिया। मर जाओ, जियाओ लो ने ठंडा कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। बीएम, बीएम। गोलियां उनके क्रैनियम में घुस गई और दोनों शरीर एक ढलान में जमीन से टकरा गए। कुल मिलाकर जियाओ लो ने पलक झपकते ही सबमशीन गन से लैस 7 लोगों को मार डाला था। उसके द्वारा चलाई गई हर गोली ने अपना निशान पाया। ये अनुभवी लड़ाके थे, उनमें से प्रत्येक क्रूर और खतरनाक अपराधी थे जो ऐसी अनगिनत स्थितियों से गुजर चुके थे। जिन लड़ाकों को लंबे समय से गोलीबारी और अपनी जान की बाजी लगाने की आदत हो गई थी, वे लाइन पर थे। सबमशीन गन से लैस यह कैसे संभव था कि उन्हें इतनी जल्दी बाहर निकाल लिया गया? मछली की आंखों वाला आदमी जोर से निगल गया। वह वास्तव में डर का अर्थ समझने लगा था। वह केवल इतना जानता था कि यह आदमी केवल नश्वर नहीं था।
उनके पास कौशल और शक्ति थी जो किसी भी इंसान से परे थी। उनका उससे कोई मुकाबला नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ। हरे बालों वाले आदमी ने जोर से शाप दिया और जियाओ लो पर अपनी बंदूक का निशाना लगाया। इसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई और समूह में सभी ने एक साथ गोलियां चलाई। धमाका, धमाका, धमाका। जियाओ लो बिजली की गति के साथ आगे बढ़े। गोलियों के साथ उसके पीछे की जमीन पर वह एक शिकार भेड़िए की तरह मैदान में घिरा हुआ था। अचानक पीछे मुड़ते हुए वह उन लोगों की ओर झपट पड़ा और थोड़ी दूरी से उन्हें गोली मार दी। शिकार करने वाला शिकारी बन गया था। हेई लैंग ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति भीतर बढ़ रही है। उन्होंने गिनती रखी थी और जानते थे कि जियाओ लो बारूद पर कम चल रहा था। उसके लिए हमला करने का समय था। वह आगे बढ़ गया और एक बंदूक का ठंडा थूथन उसकी कनपटी पर दबा हुआ था। हिलो मत। छोटे आदमी ने अपना कवर एक तरफ फेंक दिया और हेई लैंग को अपने ट्रैक में रोक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। हेई लैंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों के कोने से ठंड से। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं एक अंडरकवर पुलिस वाला हूँ, छोटे आदमी ने कहा। हेई लैंग को तुरंत एहसास हुआ कि जियाओ लो ने उस दिन एक शो क्यों रखा था। ज़ुआंगनियों को जानबूझकर मुखबिर की तरह दिखने के लिए बनाया गया था, जबकि वास्तविक स्निच उसके सामने यह महत्वहीन टोड़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या एक महान कार्य है, वास्तव में एक महान कार्य। हेई लैंग ने अपने सिर पर बंदूक दबाए जाने के बावजूद आशंका का कोई संकेत नहीं दिखाया और छोटे आदमी ने अचानक घबराहट महसूस की। हेई लैंग, आप मार्शल आर्ट में कुशल हो सकते हैं, लेकिन यह गोली आपके कौशल को नहीं पहचानती है। मुझे आशा है कि आप कुछ भी बेवकूफ नहीं करेंगे। क्यों न इसे एक कोशिश दी जाए। हेई लैंग ठंडी तरह से हंसे। हेई लैंग ने अब तक अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपनी दाहिनी हथेली पर लगा लिया था और एक फ्लैश में उसने अपनी खुली हथेली को छोटे आदमी के पेट में मार दिया, जबकि उसके सिर को दूर खींच लिया, सभी एक त्वरित गति में। युद्धबंदी। छोटा आदमी चिल्लाया क्योंकि बल तेजी से उसके शरीर के माध्यम से अंदर की ओर बढ़ रहा था और उसने महसूस किया कि उसकी आंतें सदमे की लहरों से मंथन कर रही थी। हवा में उड़ते हुए उसने खून से लथपथ मुंह उगल दिया और जमीन पर जोर से उतरा। बीएम। वह ट्रिगर को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन शॉट अपना निशान चूक गया और गोली हेई लैंग के चेहरे पर लगी। उसे एक सतही मांस घाव हुआ, लेकिन अन्यथा प्रभावित हुआ। वू 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 वू। पुलिस सायरन की आवाज ने हवा को छेद दिया क्योंकि लाल और नीली चमकती रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। हेई लैंग ने छोटे आदमी की ओर चलना बंद कर दिया और फिर मुड़कर जियाओ लो को देखा, जो अपने अधीनस्थों को उलझा रहा था। उसने एक तत्काल निर्णय लिया और समुद्र में कूद गया और जल्द ही दृष्टि से गायब हो गया। सायरन सुनकर तस्कर घबरा गए और देखा कि पुलिस उन पर है। जेटी ग्राउंड में पुलिस की 5 या 6 कारें घुस गई थी, जिसमें टास्क फोर्स की इकाइयां पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर बाहर निकल रही थी। अपने कप्तान वांग योंगजिया के नेतृत्व में उन्होंने जल्दी से पुरुषों को घेर लिया। उनकी लड़ने वाली आत्माओं ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया और उन्होंने अपने हथियारों को नीचे फेंक दिया और अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। केवल हरे बालों वाला आदमी अभी भी अपने हथियार पकड़े हुए था। उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया था और वह वहां जियाओ लो को देख रहा था, जो खतरे से भरा हुआ था। बंदूक नीचे रखो और नीचे बैठो, अपने सिर के ऊपर हाथ। वांग योंगजिया उस व्यक्ति पर अपनी पिस्तौल तानते हुए जोर से चिल्लाया। जियाओ लो हरे बालों वाले आदमी पर मुस्कुराया। क्या तुम उसे सुन रहे हो? अपनी बंदूक नीचे रखो। हरे बालों वाले आदमी ने अपनी बंदूक गिरा दी, लेकिन अभी भी अपनी मुट्ठी कसकर दबा रहा था और एक जंगली कुत्ते की तरह परेशान हो रहा था। अगर आपको लगता है कि आप इतने सक्षम हैं, तो मुझसे अकेले लड़े। वह जियाओ लो पर गरजा। अध्याय 232 अवरोधन। जैसे कि उसके पास हो, हरे बालों वाला आदमी अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाया, जियाओ लो की ओर झुकते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर जियाओ लो की असुरक्षित छाती में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जियाओ लो भी नहीं हिला, एक पहाड़ की तरह स्थिर रहा। मुक्का और उस पर कोई प्रभाव नहीं। क्या आप अकेले लड़ते हैं? जियाओ लो ने उसे देखा और चिल्लाया। क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? बूम। एक त्वरित सांस छोड़ते हुए जियाओ लो ने आंतरिक शक्ति का विस्फोट किया। ऊर्जा उसके कोर से बाहर निकल गई और उसके चारों ओर हवा की धाराएं तुरंत बाहर की ओर जोर लगी, हरे बालों वाले आदमी में घुस गई। वह 2 से 3 मीटर तक पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसने उसे नहीं रोका। वह कभी ड्रैगन गैंग के प्रति वफादार था और उसने जियाओ लो के लिए गहरी नफरत पैदा की। उसने खुद को उठाया और फिर से जियाओ लो पर दौड़ा, उन्मादी रूप से चिल्लाया। वह जानता था कि उसके मुक्कों का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही वह दौड़ता है, वह अपनी आस्तीन से एक छोटा चाकू निकाल लेता है। यह एक छोटा और बहुत तेज चाकू था जो सर्जिकल स्केलपेल जैसा दिखता था। जैसे ही यह प्रकाश को पकड़ता था, हरे बालों वाले व्यक्ति ने जियाओ लो की छाती में ब्लेड भोंक दिया। इस कदम ने जियाओ लो की आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं दिया। अपने सिर को हिलाते हुए उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और चाकू को पकड़े हुए हाथ पकड़ लिया। उसे स्टील के विकार की तरह कलाई पर पकड़ लिया। उसने अपनी 5 उंगलियों पर बल लगाया और कलाई को पीछे खींच लिया। हरे बालों वाला आदमी कष्टदायी दर्द में चिल्लाया, छोटे चाकू को जमीन पर गिरा दिया। ठीक है, तुम्हें मुझसे अकेले लड़ने का मौका मिला है। जब वे आपको सिर पर गोली मार देते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कर लें, जियाओ लो ने धीरे से कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने हरे बालों वाले आदमी को छाती में एक जोरदार ललाट स्टॉम्पिंग किक दी। युद्धबंदी। हरे बालों वाले आदमी को लात के बल पर हिंसक रूप से वापस फेंक दिया गया। एक तोप के गोले की तरह मछली पकड़ने वाली एक नाव में पटक दिया गया। उसने खून उगल दिया और फिर तुरंत एक ढेर में गिर गया क्योंकि उसने अपने शरीर का सारा नियंत्रण खो दिया था। वांग योंगजिया अपने स्तूप से बाहर निकल आए और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 2 अधिकारियों को हरे बालों वाले व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया। जब अधिकारी उसके पास पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि हरे बालों वाला आदमी सभी चेतना खो चुका था। वे निकल गए, फिर भयभीत होकर जियाओ लो को घूरने लगे। वह किस तरह का राक्षस था कि वह किसी को एक ही किक से बाहर निकाल सकता था? टीम के सीनियर सदस्य चेंग चुशेंग मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। सभी प्रकार की भावनाएं, खुश लोगों को छोड़कर। उन्होंने शुरू से ही जियाओ लो की क्षमताओं पर संदेह किया था, यहाँ तक कि जब जियाओ लो ने स्वेच्छा से मोहरा बनने की इच्छा व्यक्त की, तो वह आपत्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा जियाओ लो ने 10 से अधिक सशस्त्र लोगों को अकेले ही पकड़ लिया था।
अब यह सब उसे परेशान करने के लिए वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो एक सन की है। चेंग चुशेंग ने चुपचाप खुद को शाप दिया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, यह स्वीकार करने के अलावा कि वह गलत था। हेईलैंड बच गया है। जियाओ लो ने चारों ओर देखा और पूछा। वांग योंगजिया ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि भेड़िए की गंध की भावना असाधारण है। जिस क्षण उसने हमें आते देखा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में कूद गया। अंधेरे में उसे ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होगा। एक बार जब हम पुलिस स्टेशन वापस आ जाएंगे तो हम तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे और उसे रेड नोटिस पर सूचीबद्ध करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बहुत दूर तक जाएगा। जियाओ लो थोड़ा निराश था, लेकिन यह कुल मिलाकर अभी भी एक अच्छा परिणाम था। वह शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ ऐसे थे जो बच जाएंगे। आखिरकार उसने उनमें से कई को अपने दम पर ले लिया था। चारों ओर देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि मछली आंखों वाला आदमी गायब था। एक और है जो भाग गया है। अंधेरे में डूबे समुद्र में वह मछली पकड़ने के जहाज की धुंधली रूपरेखा बना सकता था, और यह संभावना थी कि वह आदमी की नाव थी। वह तुरंत भाग गया था जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं जा रही थी। शियाओ लो ने उसका पीछा करने की योजना नहीं बनाई। वह केवल ड्रैगन गैंग पर नकेल कसने में दिलचस्पी रखते थे। बेशक अगर जियाओ लो को पता होता कि मछली की आंखों वाले आदमी के पास उसके बारे में विस्तृत जानकारी थी और यह खुनसा पर गुजर जाएगा, तो उसने अलग तरह से काम किया होगा। खुनसा ब्लैकवाटर कंपनी के उच्च अधिकारियों में से एक थे और उनके पास वास्तविक नुकसान करने के साधन और संसाधन थे। तो एक और है जो बच गया। वांग योंगजिया सबसे अच्छे मूड में नहीं थे। उसने खुनसा की गिरफ्तारी के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई थी और तैयारी की थी, लेकिन बड़ी मछली ने चारा भी नहीं लिया। इसके बजाय केवल कुछ महत्वहीन लोग उनकी जगह यहाँ आए थे। इसके शीर्ष पर हेईलैंड बच गया था और इससे उसकी निराशा बढ़ गई। चेंग चुशिंग, उस ड्रग तस्कर को रोकने के लिए तुरंत तटरक्षक बल को सूचित करें, हमें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ सर, चेंग चुशिंग ने जवाब दिया। स्वोश। अचानक भय की एक प्रबल भावना ने परित्यक्त गोदी पर सभी को पकड़ लिया। एक आने वाला प्रक्षेप्य। यह एक रॉकेट चालित ग्रेनेड था और इसे उसी मछली पकड़ने वाले जहाज से लॉन्च किया गया था जिसे उन्होंने पहले देखा था। और यह भयानक गति से अंदर आ रहा था क्योंकि इसकी पूंछ से प्रणोदक के विस्फोट ने हवा के माध्यम से एक भयानक शोर किया। नीचे उतरो, जल्दी करो, नीचे उतरो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग योंगजिया चिल्लाए। एक रॉकेट चालित ग्रेनेड आकाश से कम उड़ान भरने वाले विमान को मार गिरा सकता है और यह आसानी से एक प्रबलित बंकर को नष्ट कर सकता है। इसकी प्रभावी किल रेंज 50 मीटर की त्रिज्या थी। यह एक घातक हथियार था। उन सभी ने वांग योंगजिया की चेतावनी सुनी और सभी ने स्वचालित रूप से कवर लिया। जैसे ही वांग योंगजिया जमीन पर उतरे, उन्होंने शियाओ लो की एक झलक देखी। उसके हाथ में अपनी काली QSZ-92 पिस्तौल थी और उसने इसे आने वाले प्रक्षेप्य की दिशा में जोर से फेंक दिया। यह तेजी से घूमता हुआ और यह भोर के आकाश में आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से उड़ गया। यह रॉकेट चालित ग्रेनेड की ओर एक सीधे प्रक्षेपवक्र में यात्रा कर रहा था जो उनकी ओर गरज रहा था। क्या यह आने वाले अध्यादेश को रोक देगा? यह किया। दोनों टकरा गए। कबूम! रॉकेट चालित ग्रेनेड गगनभेदी गर्जना के साथ फट गया। गर्म हवा की एक लहर तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई क्योंकि विस्फोट अपने विस्फोट त्रिज्या में विनाशकारी सदमे तरंगों में फैल गया। प्रभाव नग्न आंखों को दिखाई दे रहे थे क्योंकि लौ की एक उग्र गेंद ने मंद आसमान को रोशन किया और शांत समुद्र पर पानी की सतह को हिंसक रूप से परेशान किया। आकाश में लौ की गेंद से चकाचौंध के खिलाफ एक गूढ़ आकृति अकेली खड़ी थी। शियाओ लो। हर कोई पूरी तरह से सदमे में दिख रहा था। पुलिस, हेईलैंड के गुर्गे और तस्कर बस चुप रहने के लिए दंग रह गए। उन सभी ने युद्ध की फिल्में देखी थी जिनमें इसके नायकों द्वारा असंभव करतब दिखाने के निरर्थक दृश्य थे। अब अपनी आंखों से किसी को रॉकेट चालित ग्रेनेड पर पिस्तौल फेंककर उसे रोकते हुए देखना पूरी तरह से विश्वास से परे था। रॉकेट चालित ग्रेनेड की गति 300 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इसे रोकना तो दूर, नग्न आंखों से इसके प्रक्षेपवक्र को ट्रैक करना असंभव होता। वह एक राक्षस है। मछली पकड़ने वाली नाव पर मछली की आंखों वाला आदमी पूरी तरह से सदमे में खुले मुंह से देख रहा था। उन्होंने रॉकेट चालित ग्रेनेड को इस विश्वास के साथ दागा कि यह शियाओ लो और उनके आसपास के लोगों को मार देगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे एक पिस्तौल से ज्यादा कुछ नहीं रोका था। क्या यह आदमी भी इंसान था? उसने धूम्रपान लॉन्चर को नीचे रखा और मछली पकड़ने के जहाज की गति बढ़ाने के लिए लीवर को धक्का दिया, जितनी जल्दी हो सके दूर जाने का इरादा किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी जियाओ लो जैसे लोग हैं। उन्होंने फिर कभी इस देश में पैर नहीं रखने का मन बना लिया। गोदी पर जियाओ लो मुड़ा और वांग योंगजिया की ओर चला गया, उसकी मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ाया। कैप्टन वांग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वांग योंगजिया अभी भी सदमे की स्थिति में था। वह इस समय जिस तरह से महसूस कर रहा था उससे जूझ रहा था। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जियाओ लो इस दुनिया से नहीं था। हुआए में लड़कियों के छात्रावास में अपने अंतहीन और लगातार प्रयासों के बाद बाई लिंग ने आखिरकार नी के फायरवॉल को पार कर लिया और आईपी पता प्राप्त किया नष्ट करें। क्यों आप आश्चर्यजनक रूप से जियांगचेंग में हैं? मी, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया है। बाई लिंग का सुंदर चेहरा जीत की मुस्कान से चमक उठा, एक मुस्कान जो आखिरकार चीजों को अपने तरीके से पाने की मीठी संतुष्टि ले गई। उसके बगल में एन हुआन हुआन, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने टैबलेट पर गेम खेल रहा था, ने एनएसए के मुख्यालय को एक संदेश भेजा। बाई लिंग ने मी के आईपी का पता लगा लिया था। अध्याय 233, लांग संकुई से युद्ध का निमंत्रण। ड्रैगन गैंग के 4 लॉर्ड प्रोटेक्टर या तो मर चुके थे, पकड़े गए थे या भाग रहे थे। साथ ही उनके 3000 अनुयायियों में से कई को हिरासत में ले लिया गया था। जियाओ लो अब तक के अपने प्रयासों के परिणामों से खुश थे, लेकिन दूसरी ओर लोंग संकुई गुस्से में था। वह एक शिकार किए गए जानवर की तरह था जो अपनी आसन्न मृत्यु से पहले अंतिम स्टैंड बना रहा था। वह बिना लड़ाई के नीचे नहीं जा रहा होगा। शियाओ लो वांग लिहू और उनके हमवतन से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। बॉस जियाओ, मुझे जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी और फिर एक बार फिर आपके साथ लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि वांग लिहू अपने रोगी के गाउन में था, लेकिन उसने अपनी आस्तीन को ऊपर कर लिया था जो उसके विशाल बाइसेप्स दिखा रहा था। तुम गूंगा बाघ, अब केवल लांग संकुई बचा है। हमारे नेता और मैं पर्याप्त होंगे। तुम अभी भी उन घावों से उबर रहे हो और अस्पताल में रह सकते हो।
यही तुम्हारी किस्मत है, ये क्यू ने मजाक में चुटकी ली। वांग लिहू के पास कुछ भी नहीं था और उसने जवाब दिया, तुम बेवकूफ ईगल, चुप रहो। जैसा कि उसने ऐसा कहा, उसने ये क्यू पर अपना तकिया फेंक दिया लेकिन अपने घावों को बढ़ा दिया। इसने एक दर्दनाक ग्रंथ खींची और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अरे अरे अरे, मैं कहता हूँ, क्या आप दोनों मुझसे नहीं सीख सकते और कुछ पत्रिकाएं और समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते? हमें वर्तमान मामलों की बेहतर समझ होनी चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, भाइयों। लियू टिगो, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उन्हें अपने सामान्य कैंडर के साथ फटकार रहा था। ये क्यों एक बुद्धिमान दरार के साथ जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, भाई गो, हम सूचना विस्फोट के युग में रह रहे हैं। पत्रिकाएं और समाचार पत्र अतीत की बातें हैं। यदि आप वर्तमान मामलों के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको बस एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है। जैसा कि जियाओ लो ने लियू टिगो को भाई गो के रूप में संबोधित किया, ये क्यों ने स्वाभाविक रूप से इसका पालन किया। ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ डेटा नेटवर्क 2G है, आप वाईफाई के बारे में भूल सकते हैं। मैं एक लानत वेबपेज भी नहीं खोल सकता, मैं अपने फोन के साथ वर्तमान मामलों को कैसे पकड़ सकता हूँ। लियू टिगो ने गुस्से में पत्रिका को अपने हाथ में रख लिया। वह लंबे समय से इस तथ्य से नाराज था कि कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था। यह अभी भी सहनीय था अगर किसी ने इसे नहीं उठाया था, लेकिन अब वह खुद को परेशान महसूस करने से रोक नहीं सकता था। वांग लिहू ने उसे शांत किया, चिल भाई गो। यहाँ तक कि इंटरनेट के बिना हम अभी भी सुंदर युवा नर्सों को देख सकते हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वार्ड में नर्स जो प्यास से एक कप से पानी पी रही थी, ने उसे एक घृणित दृष्टि डाली। वांग लिहू ने आगे कहा, क्या आप सभी ने ड्राइंग स्वॉर्ड्स नहीं देखी, जहां ओल्ड ली एक अस्पताल में रहने के दौरान खुद को एक पत्नी खोजने में कामयाब रहे? हालांकि मेरे पास ओल्ड ली का वीर आकर्षण नहीं है, लेकिन मैं यथोचित रूप से सुंदर हूँ और पहली नजर में एक सुंदर महिला को मेरे लिए प्यार करना कोई चुनौती नहीं है। उसने मुड़कर नर्स की ओर देखा, फिर उसे आंख मारी। क्या मैं सही हूँ, सुंदर महिला? WEKK। यह सुनकर नर्स को यह इतना हास्यास्पद लगा कि उसने अपनी चाय को पूरे फर्श पर थूक दिया। उसने जल्दी से वार्ड से बाहर अपना रास्ता बनाया और जाने से पहले वांग लिहू पर अपनी आंखें भी घुमाईं। उसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। ये क्यों और लियू टिगो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग लिहू को संदेश नहीं मिला क्योंकि वह स्वभाव से था जिसे कुछ लोग मोटी चमड़ी के रूप में कहेंगे। उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, देखो, वह सुंदर महिला लार टपका रही थी जब उसने मुझ पर अपनी आंखें डाली। मेरे लुक और फिजिक के साथ एक लड़की के लिए अपनी भावनाओं को पकड़ना आसान नहीं है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और आह भरी किया। कितना दयनीय है। हाँ, मैंने बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन आपके जैसा बेशर्म कोई नहीं है। ये क्यों और लियू टिगो अब अपने सिर को हंसने से रोक नहीं सके और लियू टिगो बिस्तर पर अपना हाथ भी पटक रहा था, बहुत अधिक हंसी से फट रहा था। जियाओ लो भी एक हंसी को दबा नहीं सका, आश्चर्यचकित था कि वांग लिहू अचानक इतना जेस्टर बन गया था। ऐसा लगता है कि आप तीनों अस्पताल में आनंद ले रहे हैं। उनके प्रकाश क्षण के बीच उनके फोन में कंपन हुआ और उन्हें एक इनकमिंग कॉल मिली। उसने अपने फोन को देखा लेकिन आने वाले नंबर को नहीं पहचाना, लेकिन उसने वैसे भी कॉल स्वीकार कर लिया और फिर एक कठोर और उग्र आवाज निकली, तुम एक छोटे से बेटे हो, मैंने तुम्हें कम आंका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सक्षम होंगे। अब मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके जिंदा काट दूंगा। लंबे समय तक संकोई। उसे तुरंत उस आदमी की पहचान पता चल गई। उसने अपने दोस्तों को देखा, फिर एक शब्द कहे बिना वह वार्ड से बाहर चला गया, अभी भी अपने फोन पर। वह हंसे और मजाक उड़ाते हुए बोले, श्री लोंग, थोड़ी देर हो गई है। आपकी आवाज कितनी शक्तिशाली है, इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आप पहले की तरह स्वस्थ है। स्वस्थ रहो, तुम छोटे बच्चे हो, शब्दों के साथ मत खेलो। आज रात 12 बजे मेरे घर आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। लांग संकुई उस क्रोध से पीड़ित था जिसे उसने लंबे समय से पाल रखा था। जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया और उसे उकसाना जारी रखा, क्या आपको लगता है कि मैं जाऊंगा, यह जानते हुए कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वह लांग संकुई को मृत चाहता था, तो वह बहुत समय पहले सीधे लॉन्ग के घर गया होता और पुलिस बल में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने पूरे ड्रैगन गैंग को नष्ट करने और समाज से इस घातक ट्यूमर को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य रखा, और वह कानून से भागने वाले भगोड़े बनने से बचने के लिए वैध तरीकों से ऐसा करेगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे विश्वास है कि आप आएंगे। जियाओ लो के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना लॉन्ग संकुई लटक गया। यह बूढ़ा आदमी पागल होना चाहिए। जियाओ लो यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि लॉन्ग संकुई थोड़ा असहज हो रहा था, यह देखते हुए कि वह ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह वार्ड में वापस जाने के लिए मुड़ा। बूम! जबरदस्त विस्फोट की आवाज से अस्पताल की पूरी इमारत हिल गई। खिड़की से बाहर देखने पर उसे दूसरी मंजिल से धुआं और आग की लपटें आती दिखाई दी। अफरातफरी में तीखी आवाजें और घबराई हुई चीखें गूंज रही थी क्योंकि सभी दिशाओं में लोगों का एक भयभीत समूह उमड़ रहा था। आग लगाने वाले विस्फोटक। अग्नि। जियाओ लो ने अपनी आंखों को तनाव दिया। जैसे ही उसने उस स्तर को बनाया जहां विस्फोट हुआ था, उसे जल्दी से एहसास हुआ कि यह वह जगह थी जहां उसकी बहन जियाओ रुई तैनात थी। वह तुरंत उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह स्तर पर पहुंचा तो उसने पाया कि जगह आग से भस्म हो गई है, छत तक मोटे तीखे धुएं से घिरा हुआ है। विस्फोट ने कई नर्सों और रोगियों को मार डाला था और जली हुई लाशें फर्श पर बिखरी हुई थी। अभी भी कई गंभीर रूप से घायल लोग सुरक्षा के लिए रेंग रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जियाओ लो ने उन सभी को अनदेखा कर दिया और एक के बाद एक कमरों की खोज शुरू कर दी। रुई, रुई। उसने बढ़ती घबराहट महसूस की। उसे अपने प्रियजनों की मौत से ज्यादा कुछ नहीं डर था। विस्फोट स्थल एक पूर्ण आपदा क्षेत्र था और यह गुस्से की लपटों के अनगिनत हॉटस्पॉट से भरा था। जियाओ लो ने अपनी ये जिंगजिंग तकनीक का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपनी सांस रोक दी, लेकिन जल्द ही उसका पसीना शरीर कालिक की एक परत में ढक गया और उसकी त्वचा चाटने वाली लपटों से लाल हो गई। गंभीर रूप से घायल कई लोगों ने कठोर वातावरण के कारण दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि जियो लो, जिन्हें ये जिंजिंग द्वारा संरक्षित किया गया था, ने महसूस किया कि केवल 5 मिनट की खोज के बाद उनका शरीर बंद हो रहा था। उसका शरीर अधिकतम गर्मी पर ओवन में ग्रिल होने जैसा महसूस हुआ। उसने उग्र नरक से बचने के आग्रह का विरोध किया और वह खुद को बताता रहा कि वह पहले रुई को खोजने के बिना संभवतः ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, चेतावनी, सिस्टम ने एक शत्रुतापूर्ण और जीवन धमकाने वाले वातावरण का पता लगाया है।
मेजबान को तुरंत छोड़ना होगा। दोहराएं, कृपया तुरंत चले जाएं। उनके दिमाग में सिस्टम अधिसूचना टोन ने तत्काल चेतावनी भेजी। हालांकि जियाओ लो ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जियाओ रुई के लिए अपनी खोज जारी रखी। कमरे से कमरे में जाना। उसने रास्ते में मरने वाले पीड़ितों को नहीं देखा। उसे शियाओ रुई को बचाना था। उसने अपनी आंखों के माध्यम से अपनी बाह पर सूजे हुए मांस को देखा, जो अब लाल, सूजा हुआ और धुएं और गर्मी से चुभ रहा था। उनके कदम धीमे और भारी थे, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाते रहे। उसने अपना मन बना लिया था और उसे परवाह नहीं थी कि उसे जिंदा पकाया गया था या नहीं। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बहन जियाओ रुई को खोजने की कसम खाई। इस क्षण गीले तौलिए से ढकी एक आकृति, मुंह और नाक, उसकी ओर दौड़ी और उसे पकड़ लिया। रुई यहाँ नहीं है, मेरे साथ बाहर आओ, जल्दी करो। वह गुकियांशु था। उसके पास उच्च स्तर की आंतरिक शक्ति थी, लेकिन ऐसे खतरनाक वातावरण में एक मिनट भी उसकी सीमा को धक्का दे रहा था। उसने तुरंत जियाओ लो को पकड़ लिया और उसे सुरक्षा के लिए बाहर खींच लिया। ड्राइंग तलवारें, द्वितीय चिंजापानी युद्ध के बारे में एक टेलीविजन नाटक जिसमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति ली युनलोंग को शो के मुख्य चरित्र के रूप में दिखाया गया था। अध्याय 234, एक तूफानी रात। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो नोवे। पाउंडन। जियाओ लो ने इसे पूरी तरह से कालिक की परत में ढकी आग की लपटों से बाहर निकाला। उसके कपड़े गाये हुए थे और अभी भी धूम्रपान कर रहे थे, और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ग्रामीण गांव में मिट्टी के चूल्हे से बाहर आया हो। गुकियांशु कोई बेहतर नहीं लग रहा था। उसकी गोरी त्वचा और सुंदर चेहरा लगभग काला था, राख और कालिक के गंदे धब्बे से सना हुआ था। उसके कपड़े बेहतर नहीं थे और बुरी तरह से गाये गए थे और जगह-जगह जला दिए गए थे। उसकी आंखें घने धुएं से फट रही थी। उसकी आंखें लाल और स्मार्ट थी। भाई शियाओ रुई घटनास्थल पर पहुंचे ही थे कि उन्हें पुकारते हुए शियाओ लो के पास दौड़े। राख और कालिक से ढके वह जिस हालत में थे, उससे उन्हें गहरा सदमा लगा था। जब उसने उसके हाथों के पीछे गंभीर जलन देखी तो वह रो पड़ी। रुई। जियाओ लो ने आखिरकार एक मुस्कान का प्रबंधन किया, क्योंकि उसने अपनी बहन को जीवित देखकर एक अविश्वसनीय राहत महसूस की। जियाओ रुई रोया और उसके गाल से आंसू बह रहे थे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? वहां एक बड़ी आग लगी है। आप इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? बेशक उसे पता था कि जियाओ लो उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ा था, लेकिन किसी को भी वहां जिंदा भूनने में केवल एक पल लगा। उसे नहीं पता था कि और कैसे प्रतिक्रिया करनी है, और वह इतनी अभिभूत थी कि उसने इसे बनाया। रुई, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जियाओ लो बाहर पहुंचा और धीरे से अपने अंगूठे से उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसके अंगूठे ने उसके चेहरे पर काले कालिक के निशान छोड़ दिए थे, और वह तुरंत रुक गया और उसके बजाय मुस्कुराया। बेवकूफ, तुम एक बड़े बेवकूफ हो। शियाओ रुई जोर से चिल्लाया और जियो लो को कसकर गले लगा लिया। हाल ही में उसका भाई कुछ दूर हो गया था और जियाओ लो एक अलग आदमी बन गया था, लेकिन आज जिस दौर से वह गुजरा है, उसे देखने के बाद वह जानती थी कि वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। वह वास्तव में उसका प्रिय भाई था। जियाओ लो ने उसे कसकर गले लगाया, उसे आराम देने के लिए उसकी पीठ थपथ पाई, और यह सोचकर कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया था, अपने लिए आराम पाया। फेंग वुहेन और वांग लिहू अपने हमवतन ओ का नेतृत्व करते हुए शियाओ लो की ओर दौड़ रहे हैं। जब उन्होंने उसे जलते हुए फर्श पर भागते हुए देखा तो वे डर गए और अब उसे जीवित देखकर राहत महसूस कर रहे थे। जियाओ लो उन सभी को देखकर खुश था और उन्हें देखकर मुस्कुराया। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां अपने सायरन बजाते हुए पहुंची ही थी। दमकल की 3 गाड़ियों ने उस स्तर को बुझा दिया जहां विस्फोट हुआ था और आग जल्द ही नियंत्रण में थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक आर्द्र दोपहर थी और आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। तापमान बढ़ रहा था और इसने हर किसी को असामान्य रूप से असहज महसूस कराया। 59 मरे और 11 गंभीर रूप से घायल। एक गुकियांशुए ने वार्ड में शियाओ लो को सुबह विस्फोट की सूचना दी। वह इस घटना से व्यथित नहीं लग रही थी, लेकिन अगर वह थी तो उसने इसे अच्छी तरह से छिपाया। शियाओ लो को जो जलन हुई थी वह गंभीर थी और संक्रमण को रोकने के लिए उसे पूरी तरह से सफेद पट्टियों में लपेटने की आवश्यकता थी। वह एक बार फिर मम्मी की तरह लग रहा था। अगर झांग दशान इसे देखने के लिए वहां होते तो उन्होंने निस्संदेह टिप्पणी की होती कि एक नीम हकीम ने यह किया था, और यह कितना भयानक काम था। आग के धुएं और गर्मी के कारण उसकी आंखों को और भी अधिक नुकसान हुआ था और वे सूज गए थे और अनियंत्रित रूप से फट रहे थे। उन्होंने पट्टियों के नीचे अपनी आंखों पर जाली के धब्बे रखे हुए थे। गुकियांशु ने उन्हें थोड़ी देर के लिए हटा दिया था और अब देखभाल के साथ अपनी आंखों पर चबाया गया तियानशान स्नो लोटस लगा रहा था। जियाओ लो अपने बिस्तर पर बैठ गया और चुप रहा। जब वह अपनी आंख का इलाज कर रही थी, गुकियांशुए उस पर बरसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम एक बड़े बेवकूफ हो। ओह, मुझ पर मेरी बहन के शब्दों का उपयोग मत करो, जियाओ लो ने मजाक किया। ठीक है, मैं नहीं था। मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा था। गुकियांशुए ने कहा, अगर मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला होता तो तुम्हें निश्चित रूप से वहां जिंदा जला दिया जाता। जियाओ लो मुस्कुराया, ठीक है, मैं आपको जीवन भर का ऋणी हूँ, धन्यवाद। उस समय सभी चाहते थे कि जियाओ रुई को ढूंढे। अगर वह थोड़ी देर के लिए वहां रहता तो उसके भाग्य को अनिवार्य रूप से सील कर दिया गया होता और वह एक और सुलगती हुई लाश होती। तो सच्चाई यह थी कि गुकियांशुए ने अपनी जान बचाई थी। बेडसाइड टेबल पर उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था क्योंकि किसी ने उसे बुलाया था। गुकियांशुए ने नजर डाली और कहा, यह एक अज्ञात संख्या है। मेरे लिए कॉल उठाओ और फोन पर पास करो। जियाओ लो मुस्कुराया। गुकियांशुए ने ऐसा किया जैसा कि बताया गया था। तुम छोटे होले, क्या तुम्हें मेरा उपहार मिला है? क्या तुम्हारी बहन को उड़ा दिया गया? हा, फोन के माध्यम से लांग संकुई की क्रूर आवाज आई। क्या आप मेरी सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं? जियाओ लो की आवाज ठंडी थी, जिसमें भावनाओं का कोई निशान नहीं था। तो क्या होगा अगर मैं आपकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा हूँ? क्या आप असंतुष्ट हैं? आओ और मुझे मार डालो, इसके बारे में क्या? लांग संकुई ने गरजते हुए कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आज रात आने की हिम्मत नहीं करते हैं तो मैं बम लगाना जारी रखूंगा। अगली बार शायद यह आपके दोस्त, आपके माता पिता या आपके बेकार सहयोगी होंगे। आप इस बार उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें हर बार बचा सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं बस तुम्हारे दोस्तों और परिवारों को परेशान करता रहूंगा। मैं उन्हें उड़ा दूंगा और आपको जो प्रिय है उसे खोने का स्वाद चखाऊंगा। तुम मरना चाहते हो? जियाओ लो ने धीरे से कहा, क्योंकि क्रोध ने उसे पकड़ना शुरू कर दिया।
हाँ, क्या आप अंत में पागल हो रहे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और इसे फुटबॉल की गेंद की तरह चारों ओर लात मारूंगा। लांग संकुई अपनी बुरी हंसी की आवाज के साथ लटक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन सभी पट्टियों के नीचे भी गुकियानशुए अभी भी जियाओ लो के क्रोध को भीतर से निकलते हुए महसूस कर सकता था। सुप्रशिक्षित। फोन को जियो लो के हाथ में कुचल दिया गया था, जिससे इसके आंतरिक हिस्से और स्क्रीन चकनाचूर हो गए। वे छोटे छोटे टुकड़ों में फर्श पर गिर गए। गुकियानशुए दंग रह गया और पहली बार वह उसके लिए डर गया। तुरंत उसने एक जरूरी स्वर में पूछा, जियाओ लो, आपके साथ क्या हो रहा है? यह कुछ भी नहीं है। जियाओ लो ने एक मुस्कान को मजबूर कर दिया। बूम। बिजली की चमक के रूप में गड़गड़ाहट की एक दरार ने आकाश को रोशन कर दिया। जियांगचेंग के ऊपर एक विशाल तूफान बन गया, जिससे भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। तूफानी हवाएं सड़कों के माध्यम से बारिश को चला रही थी, एक अशांत धुंध बना रही थी और दोनों तरफ के पेड़ों को इतनी ताकत से उड़ा दिया कि वे गिरने की तरह लग रहे थे। कमजोर अंगों और शाखाओं को फाड़ दिया गया था और हवा के साथ दूर ले जाया गया था। अस्पताल से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक वाहन खड़ा है। भयंकर तूफान में एक मोटी टहनी उस पर गिर गई थी और कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका अलार्म लगातार बजता और गूंजता रहा, जिससे बारिश और गड़गड़ाहट की एकरसता टूट गई। यह एक दुर्लभ तूफान था, एक तूफान जो केवल लंबे समय में हर बार जियांगचेंग से टकराता है। शियाओ लो वार्ड में सोफे पर बैठे थे और उनके पैर क्रॉस किए गए थे। उनका दाहिना हाथ आर्मरेस्ट पर था, जिस पर वह लयबद्ध रूप से टैप कर रहे थे, जबकि उनकी बाईं कोहनी उनकी ठोड़ी पर हाथ रखकर बाएं आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी। वह अपने अस्पताल के गाउन में था और उसकी आंखें अभी भी ढकी हुई थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक अजीब गर्म चमक बढ़ रही थी, जो उसके गुजरने पर कपड़े के नीचे उसकी सिलहुट को प्रकट कर रही थी। वार्ड की मध्यम रोशनी में पूरा दृश्य किसी डरावने से कम नहीं लग रहा था। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? जियाओ लो ने उपचार क्षमता को सक्रिय करने के लिए 1 लाख अंक खर्च किए थे। गर्म प्रकाश की लहरें अब उनके शरीर के माध्यम से चलती हैं, जो उनके शरीर और आंखों को हुए जलने और नुकसान को लगातार ठीक करती है। जैसे ही उसका शरीर ठीक हो गया, उसके चेहरे पर क्रोध और जानलेवा इरादे की अभिव्यक्ति हुई। उसने यह रास्ता नहीं चुना होगा, लेकिन लांग संकुई ने उसे इस हताश कोने में चित्रित किया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि लांग संकुई के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और वह जियाओ लो में वापस पाने के लिए सभी संसाधनों को डाल देगा। इस बार उनके दिमाग में कौन सा खेल था? अपने परिवार और दोस्तों की खातिर वह लांग संकुई का खेल खेलता था। उसने यह रास्ता चुना था और वह इसे खत्म करने का इरादा रखता था। बिजली की एक चमक ने लियू टिगो को जगा दिया। उसने वांग लिहू और ये क्यू को देखा और वे सो चुके थे। उन्होंने उठने और जियाओ लो की जांच करने का फैसला किया। उसने छोटी खिड़की से झांककर देखा तो मंद रोशनी वाले कमरे में कोई नहीं मिला। बॉस, मुझे आशा है कि आप फिर से कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं कर रहे हैं। लियू टिगो ने खुद को बुदबुदाया और तुरंत एक नंबर डायल करते हुए जल्दी से अपना फोन निकाला। मुख्यालय के प्रमुख फान चांगलोंग ने जब अपने फोन की घंटी सुनी तो उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। अध्याय 235, अकेले लॉन्ग संकुई से मिलना। गुकियानलिन, ये वेंसोंग के ने अभी शब्द भेजा है। मिस्टर एक्स ने अपना मिशन शुरू कर दिया था। आप लोग तुरंत पुलिस ब्रिगेड, सुरक्षा दस्ते और विशेष बल की टीम को इकट्ठा करें। उन्हें अभी लांग सांकुई की हवेली में भेज दें। फैन चांगलोंग ने लियू टिगो का फोन आने के बाद अपने कप्तानों को आदेश जारी किए। पूरा मुख्यालय अचानक जीवंत हो उठा। पीपुल्स अस्पताल में लियू टिगो गलियारे में अकेले खड़े थे और उग्र तूफान को चुपचाप देख रहे थे। बिजली की रुक रुक कर चमक के साथ रोलिंग गड़गड़ाहट का एक पील। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने एक सिगरेट जलाई, एक गहरी कश खींची और फिर इसे धीरे धीरे अपने फेफड़ों से बाहर निकलने दिया। जैसे ही वह जियाओ लो के मिशन पर विचार कर रहा था, वह बड़बड़ाया, नरक का राजा अपनी मौत का ढोल पीटता है, वह कुछ जीवन का दावा करने के लिए नश्वर दुनिया में यहाँ है। आंधी इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे कि पीड़ा से भरी चीखें हजारों बुरी आत्माएं चिल्ला रही हो। लांग संकुई अपनी हवेली के सामने के द्वार पर रखी गई ताइशी आर्मचेयर पर चुपचाप बैठ गया। उसका हमेशा मौजूद अजगर के सिर वाला बेंत इस बार उसके साथ नहीं था। यह एक लड़ाई में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था, न कि उसे चलने में मदद करने के लिए। अब उसका कोई उपयोग नहीं था क्योंकि उसने इसे एक प्रभावशाली दिखने वाले गुआंडाओं के साथ बदल दिया था। उनका हथियार 2 मीटर लंबा था और फीनिक्स के जटिल रूपांकनों से सजा हुआ था। इसका जाली ब्लेड आधा मीटर लंबा था और पंजे के साथ एक जीवन जैसे अजगर के साथ उकेरा गया था और सोने में जड़ा हुआ था। यह एक बारीक तैयार किया गया हथियार और एक भयानक दोनों था। ड्रैगन कुलीन गार्ड की 2 पंक्तियां खड़ी थी, बारिश में भयंकर और अटूट। उन्होंने गुआंडाओं पर अपनी नजरें रखी और इसकी अच्छी तरह से होने वाले ब्लेड ने तूफानी रात के आसमान के नीचे भी एक अनूठी चमक को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने लॉर्ड गुआन युनचांग के सिद्धांतों और मूल्यों की सदस्यता ली और इस हथियार ने प्रसिद्ध योद्धा की न्याय और वफादारी की मजबूत भावना का प्रतिनिधित्व किया और उन सभी को बांध दिया। लॉर्ड लॉन्ग ने लॉर्ड गुआन के पौराणिक गुआंडाओं की तरह अपनी ग्लैव बनाई थी। ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंटमून ब्लेड 2। ग्रीन ड्रैगन का वजन 120 बिलियों के बराबर था और कुलीन गार्डों में से कोई भी उस हथियार को संभाल नहीं सकता था। केवल उनके प्रमुख लॉर्ड लॉन्ग इसे अपने हथियार के रूप में चलाने में सक्षम थे। उस युग के दौरान जहां ड्रैगन गैंग सत्ता में बढ़ रहा था, उसने अनगिनत सिर काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था और तब से यह लगातार खून में धोया गया था। इस अनुष्ठान ने हथियार को एक भयंकर और घातक आत्मा बना दिया और इसका सामना करने वाले सभी लोगों द्वारा इसका डर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रीन ड्रैगन सिर्फ लॉर्ड लॉन्ग का हथियार नहीं था, बल्कि उनके गैंग कोड और विश्वासों का प्रतीक था। एक बार आकर्षित होने के बाद उनके सभी अनुयायी कट्टर उत्साह के साथ लड़ाई के दौरान रैली करेंगे और उनका कोई भी दुश्मन उनका विरोध नहीं कर सकता था। लांग संकुई ने अपने दाहिने हाथ में अखरोट के साथ खेलना बंद कर दिया था और उसने करने को भीतर लाने के लिए उन्हें एक एक करके कुचलना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अपने मुंह में फेंक दिया जैसे कोई मूंगफली कैसे खाएगा। जल्द ही फर्श अखरोट के गोले से अटा पड़ा था। उसके बगल में पूरे देश में सबसे वांछित अपराधी हेई लैंग खड़ा था। उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति पहनी थी जो एक परेशान भेड़िए जैसा दिखता था। उसकी ठंडी नीची आंखें किसी भी करुणा से रहित थी। ओह, वह छोटा शोर क्यों नहीं दिखा है? क्या वह मुझसे नहीं डरता कि मैं अपने आसपास के लोगों को पीट रहा हूँ?
लांग संकुई ने गुस्से में गुआंडाओ को जमीन पर पटक दिया और नीले संगमरमर के फर्श को तोड़ दिया, जिससे संगमरमर की टाइल में एक गुहा बन गई। खोखले से जाल की तरह अनगिनत दरारें निकलने लगी। उसके बारे में मेरी समझ से वह आ गया था। लॉन्ग संकुई ने कहा, हुँ, अगर वह दिखाई नहीं देता है तो यह जीवन में उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा, और अगर वह दिखाई देता है तो बेहतर होगा कि तुम लोग उससे नरक को मिटा दो। अगर वह टुकड़ों में नहीं काटा जाता है तो मैं कभी भी अपनी नफरत को दूर नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने शियाओ लो को जाने देने का पछतावा किया। अगर उन्हें पता होता कि शियाओ लो ने अपने भूमिगत व्यवसायों को नष्ट कर दिया होगा तो उन्होंने चू युनशियोंग की मध्यस्थता के आगे घुटने नहीं टेके होते। उसने अपने सभी 3000 शिष्यों को जियाओ लो को मांस सॉस में काटने के लिए भेजा होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि पुलिस को अभी भी ड्रैगन गैंग की गतिविधियों में उसकी भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन जियाओ लो के प्रति उसकी नफरत अभी भी बेरोक-टोक थी। ड्रैगन गैंग और उसके द्वारा बनाई गई हर चीज को इस तरह से ध्वस्त होते देखना असहनीय था। इसके प्रमुख के रूप में उन्होंने जियाओ लो को नरक में खींचने की कसम खाई अगर वह कोशिश करते हुए मर गए। हेई लैंग ने सिर हिलाया और थोड़ा झुक गया। उनका भी मानना था कि जियाओ लो कौशल की परवाह किए बिना अगर वह आज रात यहाँ आए तो मृत्यु ही उनकी एकमात्र नीति होगी। हेई लैंग और कुछ 200 ड्रैगन गैंग कुलीन गार्ड के साथ लॉर्ड लॉन्ग अजय होगा। उनकी आंतरिक शक्ति बहुत अधिक थी और उन्होंने दबंग तलवार तकनीक में महारत हासिल की थी, जो गुआंडाओ चलाने का तरीका था। गुआंडाओ एक ही झटके से एक कार को आधे हिस्से में काट सकता है, इससे ज्यादा एक इंसान क्या हो सकता है। तभी हेई लैंग ने देखा कि हवेली के गेट के सामने एक सिलहुट खड़ा था। उसने एक पल के लिए इसे जोर से देखा और शांति से कहा, वह यहाँ है। हाँ, छोटा बच्चा आया और वह अकेला है। वह निश्चित रूप से एक पागल का घमंडी बेटा है। लोंग संकुई ने अपने होठों पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने गेट पर अकेली आकृति को एक जानलेवा नजर से देखा। ड्रैगन गैंग के कुलीन गार्ड हवेली के गेट पर खड़े खतरे को पूरा करने के लिए मुड़ गए। उनके चेहरे उदास थे और उनकी लड़ने की भावना उत्तेजित थी। उनमें से हर एक ड्रैगन गैंग के प्रति कट्टर वफादार था और उन्होंने कोई कैदी नहीं लिया। वहां वे खड़े थे, 200 देवताओं को मारने का इरादा जियाओ लो का वध करने के इरादे से। शियाओ लो ने काले रंग की अंडरशर्ट के साथ एक सैन्य शैली का जैतून का हरा कोट पहना था और वह बारिश में भीगते हुए वहां खड़ा था। अपने दाहिने हाथ में उन्होंने एक विशाल चौड़ी तलवार पकड़ी हुई थी। तलवार के ब्लेड के पीछे 9 लोहे के छल्ले थे। यह गो जियांगहू का नोनोपल साइक्लोब्लेड था, जो परिष्कृत स्टील से बना था, जो 2 में रेबर के एक टुकड़े को काटने में सक्षम था। पानी से भरी जमीन से गुजरते ही उसके भीगे हुए सफेद कैनवास के जूते ने शोर मचा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह लांग संकुई से लगभग 30 या 40 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसने अपनी उत्सुक भेड़िए जैसी आंखों से लोंग संकुई को ठंड से देखा। तुम छोटे हो, आप निश्चित रूप से बहादुर हैं। क्योंकि आप मेरे आदेश के अनुसार आए थे, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आप अपने गले में कुछ गंदगी डालें। क्या आप ऐसा करेंगे? हा, लांग संकुई का चेहरा अब उग्र क्रोध से दूषित हो गया। वह नरक से एक घोल जैसा दिखता था, जो मांस और रक्त का स्वाद लेने वाला था। झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। जियाओ लो ने अपने नोनोपल साइक्लोब्लेड को उठाया और इसे लोंग संकुई पर इंगित किया। इसकी 9 लोहे की अंगूठियां ऊंची आवाज वाली अंगूठी में जाली ब्लेड से टकरा गई। जियाओ लो दहाड़ा, मर जाओ। जियाओ लो ने ब्लेड को नीचे झुका दिया और जमीन से टकराए बिना इसने एक गहरी गुक छोड़ दी, जो पानी से भरे खेत से सतह के पानी से जल्दी से भर गई। एयर ब्लेड। कुलीन गार्ड एक कदम पीछे हट गए, पल भर के लिए हिल गए। केवल वे लोग जिन्होंने तलवार के रास्ते में महारत हासिल की थी, वे अपनी आंतरिक शक्ति को झूलती तलवार के माध्यम से स्थानांतरित करके वायु ब्लेड बना सकते थे। हे लोगों, आरोप लगाओ, उसमें से गंदगी काट दो। लांग संकुई एक क्रोध में खड़ा हो गया। उसके मंदिर की नसें धड़क रही थी और उसने अपने हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन के कप को फर्श पर फेंक दिया, जिससे यह चकनाचूर हो गया। मार डालो। 200 गार्ड दहाड़ते हुए आगे बढ़े, जो एक ही उद्देश्य के साथ भयंकर और क्रोधित भेड़ियों की सेना की तरह दिखते थे, अपने शिकार जियाओ लो को मारने के लिए। पहली पंक्ति में गार्डों ने अपनी लंबी तलवारें खींची थी और कौशल और सटीकता के साथ समन्वित चाल में तेजी से हमला किया था। उन्होंने लगातार हमला किया और उनकी तलवारें जियाओ लो के आसपास की जगह के हर इंच को कवर करती है। झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। नोनोपल साइक्लोब्लेड जियाओ लो के चतुर हाथ में बज रहा था, क्योंकि उन्होंने गार्ड के हर हमले को पार करते हुए इसे पूर्ण कौशल और गति के साथ चलाया। ब्लेड की टकराती आवाज ने हवा भर दी और चिंगारियां उड़ गई जहां किनारे मिले। एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद जियाओ लो का सामना करने वाले सबसे कुलीन गार्डों ने अपने ब्लेड की प्रबल शक्ति महसूस की और उनके तलवार के हाथ कमजोर हो गए। उन्होंने अपना गठन तोड़ दिया और पीछे हट गए। गति में बदलाव को महसूस करते हुए जियाओ लो ने अपने रुख को कम करने और अपने एयर ब्लेड के साथ कमर की ऊंचाई पर कम क्षैतिज स्लैश को निष्पादित करने से पहले उन्हें पीछे धकेलना जारी रखा। उसने 8 सबसे कुलीन गार्डों को तुरंत मार डाला, उन्हें 2 में काट दिया। खून उगलना और जमीन पर अपने पैरों के छींटे मारना। लांग संकुई, हेई लैंग और ड्रैगन गैंग कुलीन गार्ड हैरान थे। शियाओ लो ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। एक झटके से उसने दुश्मन को अपने सामने ही चुप करा दिया था। फुटनोट। एक गुआंडाओ एक चीनी पोल हथियार या ग्लेव, जिसे यान्युएदाओ भी कहा जाता है। रिक्लाइनिंग मून ब्लेड। 2 ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट मून ब्लेड पौराणिक लॉर्ड गुआन यू द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कुख्यात ग्लेव, जो अपने युद्ध कौशल और अटूट वफादारी के लिए सम्मानित है। इसे फ्रोजन ग्लोरी भी कहा जाता था और इसका वजन कम से कम 82 मिनट था। अध्याय 236 अनपेक्षित व्यक्ति। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। ड्रैगन गैंग के कुलीन गार्डों ने जल्दी से अपना संयम हासिल कर लिया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से लोंग संकुई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके तुरंत बाद लड़ाकों की एक और पंक्ति जियाओ लो का सामना करने के लिए आ गई, चिल्लाई और अपनी लंबी तलवारों से पिटाई की। जियाओ लो स्थिर रहा, उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान थी और उसकी भयंकर आंखें हर लड़ाकों को ट्रैक करती थी। एक सेकंड में उसने अग्रणी व्यक्ति को किनारे कर दिया और उसके धड़ को काट दिया, उसके आंतरिक अंगों को बाहर निकाल दिया, जमीन पर गिर गया। खून की गंध हवा में फैल रही थी। कुलीन गार्डों ने हार नहीं मानी और हमला जारी रखा। विकल्प सूचक। एक झटके में वह अगले आदमी को थप्पड़ मारता है, सफाई से अपना सिर हटा देता है। सिर रहित शरीर कुछ कदमों के लिए लड़ खड़ा गया, क्योंकि उसकी खुली गर्दन से फव्वारे की तरह खून बह रहा था।
फिर शरीर खून से लथपथ हो गया, उसका सिर बहुत दूर नहीं था। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे पाता, श्याओ लो पहले से ही एक घुटने पर था, अपनी 9 रिंग वाली तलवार के साथ एक जोरदार स्ट्रोक दे रहा था। उसने लड़ाकू को कमर में आधा काट दिया और इससे पहले कि वह चीख भी निकाल पाता, आदमी गिर गया। उसका ऊपरी शरीर पहले गिरा और जैसे ही दोनों हिस्से जमीन पर गिर गए, शीर्ष आधे हिस्से पर दूषित चेहरे को अभी भी एक संक्षिप्त सेकंड के लिए झटका लगा था, इससे पहले कि प्रकाश ने उसकी आंखों को छोड़ दिया। तुम सब मर जाओ, जियाओ लो क्रूरता के साथ दहाड़ा। वह तेज गति से लड़ाकों की पंक्ति के खिलाफ खड़ा हो गया, तुरंत अपने अगले शिकार पर हमला किया। लेकिन इस आदमी ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और अपने स्ट्रोक को दृढ़ता से टाल दिया। चिंगारियां उड़ गई क्योंकि उनकी तलवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ब्लेड धातु को हटा दिया, जिससे एक भेदी अंगूठी पैदा हुई। लेकिन जियाओ लो ने हड़ताल के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया था और कुलीन गार्ड को वापस फेंक दिया गया था जैसे कि वह एक चलती ट्रेन से टकरा गया था। बल ने उसे तुरंत मार दिया था और उसका शरीर वापस उड़ गया। 3 अन्य सेनानियों के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इससे पहले कि वह आखिरकार आराम करने के लिए आया। उन तीनों को नीचे गिरा दिया गया और एक ढेर में जमीन पर स्थिर रखा गया। क्रूर और निर्दयी, यह एक वध था। लांग संकुई और हेई लैंग दोनों को वापस ले लिया गया, उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। ये कुलीन गार्ड कोई नौसिखिया नहीं थे और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किए गए थे। कुलीन गार्डों में से हर एक निश्चित रूप से उच्च रेटेड विशेष बल दस्ते के सदस्यों की तुलना में अधिक कुशल था। औसत स्ट्रीट फाइटर के खिलाफ खड़ा एक गार्ड बिना किसी समस्या के ऐसे 5 विरोधियों को आसानी से मार सकता था। श्याओ लो को इतनी भारी ताकत के साथ अपने कुलीन गार्डों को जल्दी से भेजते हुए देखना स्वीकार करना मुश्किल था। लानत है, यह सड़ता हुआ आदमी एक संकी है, लांग संकुई शापित है। हेई लैंग ने बात नहीं की। उसने अपनी कमर के पीछे से अपना लंबा खंजर खींचा और लड़ाई में कदम रखा। जैसे ही वह सावधानी से आगे बढ़ा, उसने एक उद्घाटन की तलाश की जिसमें उसके गंदे डर को अपने निशान में गहराई तक डुबोने की तीव्र इच्छा थी। फटी और कटी हुई लाशें विला के यार्ड में फैली हुई थी। यह एक युद्ध क्षेत्र की तरह था। बारिश से होने वाली बारिश भीगी हुई जमीन से खून को धो नहीं सकती थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हमले में काले कपड़े पहने कुलीन गार्डों को जियाओ लो द्वारा जल्दी से मार दिया गया था और अब केवल 5 से 6 शेष थे। ड्रैगन गैंग के लड़ाकों को मारना जियाओ लो के दिमाग में एकमात्र बात थी। लांग संकुई की बुरी योजनाओं में अपनी बहन को लगभग खोने के बाद वह ड्रैगन गैंग को एक बार और सभी के लिए नष्ट करने के लिए दृढ़ था। जब उसे एक उद्घाटन मिला तो हेई लैंग एक काले प्रेत की तरह जियाओ लो के पास तेज गति से पहुंचा। यह एक उपयुक्त समय था क्योंकि श्याओ लो एक और कुलीन गार्ड को भेजने के बिंदु पर था। सनसनाहट, लंबा खंजर जल्दी और बुरा आया। जब तक जियाओ लो ने खुद को इकट्ठा किया तब तक वह अपनी गर्दन में गिरने के लिए खतरनाक रूप से बंद होने वाले ठंडे स्टील को लगभग महसूस कर सकता था। उसने सहज रूप से अपना सिर दूर खींच लिया और अपने दाईं ओर झुक गया। वह समय रहते एक घातक घाव से बच गया, लेकिन इसने उसकी गर्दन पर एक गश छोड़ दिया। कुछ कदम पीछे बढ़ते हुए दोनों विरोधी लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने तुम्हें काट दिया है। ठंडे हृदयहीन रक्षक हेई लैंग एक दुष्ट मुस्कान में टूट गए और अपने ब्लेड से खून चाट लिया। वह जीत में जियाओ लो को घूर रहा था, एक पागल बुरी आत्मा की तरह लग रहा था। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। जियाओ लो गहरे रंग से मुस्कुराया। फिर पहल करते हुए वह हेई लैंग की ओर बढ़ा। क्लिंक क्लिंक क्लिंक। 9 रिंग वाला साइक्लोब्लेड बार बार हेई लैंग के लंबे खंजर में घुस गया और टकराते ब्लेड की धातु की अंगूठी पूरे यार्ड में गूंजती है। श्याओ लो के कई हमलों के बाद हेई लैंग का बचाव टूटने लगा क्योंकि उन्होंने अपना समन्वय खो दिया। उन्होंने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी थी। 9 रिंग वाले नोनोपल साइक्लोब्लेड को अपने बाएं हाथ को साफ तरीके से उतारते हुए देखते हुए उनकी पुतलियां फैल गई। अरे वाह! हेई लैंग के मुंह के लिए एक भयानक हौला फूट पड़ा क्योंकि उसका बायां हाथ जमीन पर गिर गया जहां वह खड़ा था। एक टूटे हुए पाइप से पानी की तरह खून बह रहा था क्योंकि हेई लैंग ने भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी बाईं ऊपरी बाह पर स्टंप को पकड़ रखा था। वह कष्टदायी दर्द में था। वापस रोके बिना जियाओ लो ने तुरंत अपनी मुट्ठी हेई लैंग की छाती में मार दी और उसे हवा में नौकायन भेजा। हेई लैंग जोर से गिर गया, उसकी नाक और कान से खून बह रहा था और उसकी छाती शक्तिशाली प्रहार से धंस गई थी। जीआरआरआर। जियाओ लो एक दानव की तरह बड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। उसने अपनी 9 रिंग वाली तलवार घुमाई और कई कुलीन गार्डों को काट दिया जिन्होंने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। वे सभी मरने वाली चीखों के क्रम में जल्दी गिर गए। उसका इरादा स्पष्ट था और उसने अब हेई लैंग पर अपनी तलवार तान दी। हेई लैंग ने ऊपर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह उसके लिए अंत था। वह केवल जियाओ लो के सिर के ऊपर पकड़े गए 9 रिंग वाले ब्लेड को देख सकता था जिसे नीचे लाया जाने वाला था। उसका मन भय से त्रस्त था और समय स्थिर खड़ा था क्योंकि वह अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुक जाओ। हवा में एक तेज गर्जना गूंज रही थी। जियाओ लो दंग रह गया क्योंकि उसने अपनी आंख के कोने से एक परिचित सिलहुट पकड़ा। उन्होंने अपने सिर को इसकी ओर झटका दिया। सफेद स्नीकर्स, नाजुक विशेषताओं और निष्पक्ष त्वचा के साथ सफेद स्वेटर। बाई लिंग। जियाओ लो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाई लिंग कुआं से दूर यहाँ क्या कर रही थी? जियाओ लो ने अपना हाथ रखा और 9 रिंग वाली तलवार हेई लैंग के सिर के ठीक ऊपर गतिहीन रही। NOV.LB1.N। चिल्लाहट बाई लिंग की ओर से नहीं आई। यह काले कपड़े पहने हुए एक बुरा आदमी था और वह बाई लिंग को मजबूती से पकड़े हुए था। उसका अपहरण कर लिया गया था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसका मुंह एक सफेद कपड़े से भरा हुआ था। मी के फायरवॉल को तोड़ने और विशिष्ट IP पता प्राप्त करने के बाद उसने अपने सेवा प्रदाता के साथ जांच की और गोंगगांव में जियाओ लो के निवास का पता लगाया। जब वह उनके आवास पर पहुंची तो तुरंत उनका सामना किया गया। उबड़-खाबड़, मतलबी दिखने वाले पुरुषों का एक समूह पहले से ही वहां था। सभी काले कपड़े पहने हुए थे। वे उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या वह जियाओ लो को जानती है। वह भयभीत महसूस कर रही थी और केवल सिर हिला सकती थी कि उसने ऐसा किया। इसके बाद उसे पुरुषों द्वारा ले जाया गया और यहाँ लाया गया। उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। अब जाकर उसे बाहर जाने दिया गया था। आखिरी व्यक्ति जिसे वह यहाँ देखने की उम्मीद कर रही थी वह जियाओ लो था। क्या यह वास्तव में जियो लो था?
बाई लिंग हैरान रह गई और जब उन्होंने हाथ में खून से सनी तलवार के साथ जियाओ लो को देखा तो दहशत फैल गई। अब उसके क्रूर व्यवहार को देखते हुए उसने सोचा कि क्या यह परिसर का वही आसान हंसमुख लड़का था जिसे वह पहले जानती थी। लेकिन वह निश्चित रूप से एक बात जानती थी, मी और जियाओ लो एक ही थे। हे भगवान, यह कैसे संभव हो सकता है। बाई लिंग ने महसूस किया कि यह सब एक बुरा सपना था, यह बस बहुत अविश्वसनीय था। पूरे यार्ड में मृत लोग पड़े हुए थे। एक व्यक्ति जिसे ये लोग पूरे समय खोज रहे थे वह मी था और जियाओ लो अब इन लोगों के साथ संघर्ष में था। इसका कोई मतलब कैसे हुआ? जियाओ लो किस तरह का जीवन जी रहा था? उसने याद किया कि जियाओ लो ने एक बार उसे बताया था कि वे दोनों अलग अलग दुनिया से थे। वह अब समझ गई कि उसका क्या मतलब था। तुम छोटे बच्चे हो, क्या तुम इस सुंदर लड़की को जानते हो? लोंग संकुई ने अखरोट कुचलते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। उसने इसकी गिरी को मुंह में उछाला और चाव से चबाया। मैं उसे नहीं जानता। बेशक जियाओ लो यह स्वीकार करने के लिए बेवकूफ नहीं होगा कि वह बाई लिंग को जानता था। उन्होंने अपने हाथों में 9 अंगूठी वाली तलवार को हेई लैंग के सिर तक घुमाने की मुद्रा दी। लेकिन बस उसी पल बाई लिंग दर्द से चिल्लाई। जियाओ लो ने चिंतित होकर ऊपर देखा। बाई लिंग को पकड़ने वाले व्यक्ति ने सिर्फ एक खंजर से उसकी बाह पर वार किया था और बाई लिंग की सफेद आस्तीन खून से लथपथ थी। बाई लिंग का चेहरा दर्द में मुड़ गया और उसके माथे पर पसीने के दाने बनने लगे। ओह, मुझे लगा कि तुम उसे नहीं जानते थे। तो फिर आप क्यों रुक गए? क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लोंग संकुई ने अपने अखरोट को लापरवाही से खाना जारी रखते हुए कहा। जियाओ लो चुप रहा और बस एक ठंडी नजर लौट आया। वह गहरा क्रोध और निराशा को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। उसका दिमाग दौड़ रहा था, उसे कुछ करना था। जाओ, कटौती जारी रखो, जो तुम करना चाहते हो करो, कौन परवाह करता है। तुम पागल मूर्ख हो। लांग संकुई ने गुस्से से उसे देखा। उसने अपनी हथेली से अपने बगल में कॉफी टेबल को तोड़ दिया और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। अध्याय 237 चल नहीं सकता। जियाओ लो दुविधा में था, हेई लैंग को मार डालो या बाई लिंग को मारने की अनुमति दो। यह लांग संकुई से अल्टीमेटम था। क्या वह बाई लिंग के जीवन को खतरे में डाल सकता है? शियाओ लो ऐसा नहीं कर सका। हालांकि वे दोनों केवल थोड़े समय के लिए एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बाई लिंग को उसकी वजह से मरते हुए देखना कुछ ऐसा था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। शिव लो की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में क्रोध अब नहीं था। जब हेई लैंग ने इस पर ध्यान दिया तो उसकी लड़ाई की भावना तुरंत लौट आई और वह एक बार फिर निडर हो गया। एक पागलपन उसे ले गया और वह विक्षिप्त हंसी के विस्फोट में टूट गया। अचानक उसे अपनी बाह खोने का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। हर आदमी की एक कमजोरी होती है। अब मैं देख रहा हूँ कि वह तुम्हारी है, हेई लैंग ने शातिर स्वर में कहा, क्योंकि उसने धीरे धीरे खुद को उठाया। वह जियाओ लो की ओर झुका, उसे अपनी अंधेरी ठंडी आंखों से घूर रहा था। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपने हाथ में खंजर के साथ जियाओ लो पर तेजी से वार किया। जियाओ लो ने तुरंत चाकू हाथ को एक तरफ थप्पड़ मारा और हेई लैंग की कलाई को पकड़ लिया, इसे स्टील के वाइस की तरह अपनी उंगलियों से बंद कर दिया। खंजर अभी भी हेई लैंग के हाथ में था, लेकिन वह इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। अर्घ। बस उसी क्षण उसने बाई लिंग से एक और दर्दनाक रोना सुना। जिस आदमी ने उसे पकड़ रखा था उसने इस बार उसके कंधों के पीछे चाकू मार दिया था। तीव्र दर्द ने लड़की को पीला कर दिया और अनियंत्रित रूप से रोते हुए उसके गालों से आंसू बह निकले। शियाओ लो ने अपनी 9 रिंग वाली तलवार सीधे लोंग संकुई की ओर तान दी। तलवार से एक उज्जवल चमक परिलक्षित होती है। ब्लेड अच्छी तरह से जाली था और एक गहरी धार तक झुका हुआ था। यहाँ तक कि रक्त भी बस इसकी पॉलिश की गई सतह से फिसल गया। तलवार थामे शियाओ लो गुस्से से गरजे, लोंग संकुई, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम उस लड़की को छोड़ दोगे और इसके बजाय अपने सबसे अच्छे आदमियों को मेरे लिए आने दोगे। लोंग संकुई ने ठहाके से हंसते हुए कहा, हा हा हा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यदि आप नहीं चाहते कि लड़की मर जाए तो बेहतर होगा कि आप वहीं खड़े रहें और विरोध न करें। जियाओ लो का दिल गुस्से से भर गया था। वह केवल लोंग संकुई को ठंड से देख सकता था। जियाओ लो ने हेई लैंग को छोड़ दिया। हेई लैंग का चेहरा उग्र क्रोध से दूषित हो गया था और उसने जियाओ लो पर फिर से जमकर वार किया। शियाओ लो ने सहज रूप से खंजर को चकमा दिया लेकिन वापस हमला नहीं किया। आह! उसने बाई लिंग की दबी हुई चीख को फिर से सुना, इस बार और अधिक बेताबी। मतलबी दिखने वाले आदमी ने बाई लिंग को एक बार फिर उसके दाहिने कंधे में छुरा घोंप दिया। वह जानता था कि वह वास्तव में क्या कर रहा था और इस बात का ध्यान रखता था कि चाकू को बहुत गहराई से प्रवेश न करने दिया जाए। उनका काम बाई लिंग को लीवरेज के रूप में उपयोग करना था ताकि जियाओ लो को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़े। अगर वह मर जाती तो वह उनके लिए बेकार हो जाती। यद्यपि यह एक सतही घाव था, बाई लिंग अभी भी बहुत दर्द में था और लगभग अपनी चेतना खो दी थी। वह खून से लथपथ थी और उसके कपड़े चमकदार लाल रंग के थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम थोड़े सड़े हुए हो, तुम बहरे हो। मैं आपको स्थिर खड़े रहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी घूम रहे हैं। क्या मुझे खुद को फिर से दोहराने की जरूरत है? लांग संकुई ने दुष्टता से व्यंग्य किया। जियाओ लो बस उस आदमी को 7 या 8 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन बाई लिंग को ऐसी स्थिति में देखकर उसने आखिरकार लोंग संकुई की मांगों को मान लिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो तो। उसने 9 छल्ले वाली तलवार को नीचे उतारा, उसे जमीन की ओर इशारा किया। लेकिन उनका इरादा आत्मसमर्पण करने का नहीं था, वह केवल अपना कदम रखने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हेई लैंग दुर्भावना से मुस्कुराया और जियो लो के बाएं कंधे में जोर से वार किया। ब्लेड के उसके मांस में गिरते ही एक तेज आवाज आई और घाव से खून निकलने लगा। जियाओ लो की भौहें दर्द में बुनी हुई थी। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं तुम्हें अब और चोट नहीं पहुंचा सकता? तो अब यह क्या है ना? हेई लैंग एक भयावह तरीके से हंस रहा था, आधा अहंकार में और दूसरा अपने बाएं हाथ से सुस्त दर्द में। आराम करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आपका जीवन ड्रैगन प्रभु द्वारा ले लिया जाएगा। मैं बस तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा। उसकी दोनों आंखें खून से उत्तेजित होकर चौड़ी हो गई। उसका मन एक काले पागलपन में उतर गया था। जियाओ लो का मुंह एक आधी मुस्कान में घूम गया और उसने हेई लैंग को देखा जिसमें कोई भावना नहीं दिखाई दे रही थी। इस लुक ने हेई लैंग को और भी नाराज कर दिया। उसका चेहरा अचानक और भी गहरा हो गया। उसने जियाओ लो के कंधे से खंजर खींचने की कोशिश की ताकि उसे कुछ और बार छुरा घोंपना जारी रखा जा सके, लेकिन ब्लेड नहीं हिला। चाहे उसने कितनी भी मेहनत क्यों न खींची, वह उसे निकालने में असमर्थ था। तुम क्या कर रहे हो?
हेई लैंग जोर से बढ़ा। मूर्ख, यह मेरे शरीर में विकसित हो गया है। शियाओ लो ने खंजर को पकड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। हेई लैंग एक हाथ खोने के बाद बहुत खून बह गया था, लेकिन वह सामान्य परिस्थितियों में भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा। शियाओ लो का मजाक हेई लैंग पर खत्म नहीं हुआ था। फिर भी वह जितनी कोशिश कर सकता था, वह अनगिनत प्रयासों के बावजूद ब्लेड को हटा नहीं सका। गुस्से और हताशा में उसने शियाओ लो के पेट को बार-बार लात मारी। जियाओ लो की आंतरिक शक्ति उसके पेट की ओर स्थानांतरित हो गई और जब हेई लैंग का दाहिना पैर उसमें टकरा गया तो इसे एक विस्फोटक ग्रेनेड की तरह बड़ी ताकत से पीछे हटा दिया गया। हेई लैंग दर्द से करा रहा था क्योंकि उसका दाहिना पैर हिंसक रूप से वापस फेंक दिया गया था। उसके दाहिने पैर की हड्डी कई जगहों पर टूट गई थी और वह फर्श पर हिल रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। लानत है कि तुम छोटे बच्चे हो, क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह मर जाए? लांग संकुई दहाड़ा क्योंकि उसने बाई लिंग की ओर इशारा किया। तुम्हारी माँ, क्या मैं हिल रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लो का स्वभाव कितना शांत था, जब वह उग्र हो गया तो वह कसम खाने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जब भी वह शाप देता था, वह हमेशा एक निष्क्रिय अभिव्यक्ति पर होता था और शायद ही कभी दूसरों को यह आभास देता था कि वह शाप दे रहा था। लोंग संकुई एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, फिर हंसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। लांग संकुई ने अपने कुलीन गार्डों में से एक को देखा। इसके बाद वह व्यक्ति शियाओ लो की ओर बढ़ गया, जो दुश्मनी से भरा हुआ था और उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किया। काले कपड़े पहने व्यक्ति आक्रामक रूप से चिल्लाया और अंदर भाग गया। अपने हाथ में लंबे चाकू के साथ उसने जियाओ लो की पीठ पर वार किया। विकल्प सूचक। जियाओ लो की पीठ पर एक गहरा घाव खुल गया। खून फैल गया और अचानक दर्द उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया। जियाओ लो का शरीर कांप रहा था और जैसे ही उसने अपना संयम पकड़ने की कोशिश की, उसके गले से एक दर्दनाक ग्रंथ निकल गया। हम हम हम। बाई लिंग जियाओ लो से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गैग ने किसी भी शब्द को रोक दिया। वह सिर्फ मी को ढूंढना चाहती थी और जियो लो की दुर्दशा का कारण बनने की उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय चीजें इस पर कैसे आगे बढ़ी? मर जाओ। एक और स्लैश और एक और घाव जियाओ लो के शरीर में घुस गया। चोटों से खून बह रहा था और जियाओ लो के कपड़े लाल हो गए थे। यहाँ एक और कुलीन गार्ड ने अब अपनी बारी ली। उसने शियाओ लो की पीठ में छुरा घोंपा, सावधान रहते हुए कि उसे न मारा जाए। जैसा कि हेई लैंग ने कहा था, जियाओ लो की जान लोंग संकुई द्वारा ली जानी चाहिए, इसलिए झटका सभी महत्वपूर्ण स्थानों से बच गया। अर्घ। शियाओ लो करा उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे दर्द से खांसी आ रही थी। जियाओ लो बुरी तरह से खून बह रहा था और खून खो रहा था। चौंकाते हुए उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। नहीं। बाई लिंग का दबी हुई चीख व्यर्थ थी और कोई भी जियाओ लो की मदद नहीं करेगा। अनियंत्रित रूप से आंसू बहाते हुए उसके दिल से उसके लिए खून बह रहा था। ऐसा क्यों था? जियाओ लो, जल्दी करो और वापस लड़ो। बाई लिंग के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। शरीर और आत्मा दोनों के लिए आघात सहन करने के लिए बहुत अधिक था। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। यह मानते हुए कि खतरा खत्म हो गया है, आदमी ने बाई लिंग को फर्श पर पड़ा छोड़ दिया और उस पर और ध्यान नहीं दिया। जियो लो के खिलाफ लाभ उठाने के रूप में अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। वह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। लोंग संकुई अपनी खुशी छिपा नहीं सका। उसने बाई लिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और जियाओ लो को देखते हुए उसने कहा, थोड़ा सड़ा हुआ पंख, अब तुम्हें देखो। एक मृत कुत्ते की तरह आपको मारना एक चींटी को मारने से आसान होगा। आप अभी भी लड़ाई लड़ने की जहमत क्यों उठाते हैं? क्षमा करें, मुझे आपको निराश करना है। जियाओ लो ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान चमक उठी। उसकी आंतरिक ऊर्जा में विस्फोट हो गया और उसके बाएं कंधे से चिपके खंजर को छोड़ दिया गया। उसे जल्दी से पकड़ते हुए उसने इसे बाई लिंग के बगल में खड़े व्यक्ति पर फेंक दिया। सनसनाहट। खंजर एक सीधे प्रक्षेपवक्र में अविश्वसनीय गति से उड़ा और उसके सिर में टकरा गया। चाकू उसके माथे में धंस गया और आदमी जमीन पर गिर गया। उसने आवाज भी नहीं लगाई। अध्याय 238 खून की लड़ाई। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो बुरी तरह से मुस्कुराया। उसके 9 छल्ले वाले चाकू की नोक से उसका शरीर सूरज गोल और एक शक्तिशाली चमक चमक रहा था। वह बारिश के दृश्य और अपने चारों ओर हवा पर बरस पड़ा। दर्जनों या उससे अधिक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति जो मूल रूप से उसे घेर रहे थे, चिल्लाने लगे और जमीन पर गिर गए। उनके शरीर लगभग 2 में कट गए थे और उज्जवल लाल खून से सना पानी जमीन की सतह पर भर गया था। हा हा हा। उसकी जीभ की नोक से भयानक और क्रूर हंसी फूट पड़ी। जियाओ लो एक अलौकिक प्राणी की तरह था क्योंकि वह अपने 9 रिंग वाले चाकू के साथ आगे बढ़ा। काले रंग में शेष 30 या 40 पुरुष मेमनों के एक समूह की तरह थे जो वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे केवल इतना देख सकते थे कि उनकी छाती या गर्दन को खोलने से पहले उनके सामने चाकू चमक रहा था। ताजा खून हवा के माध्यम से बह रहा था और खून की तीखी गंध उनकी नाक तक पहुंच गई थी। एक उदाहरण में काले कपड़े पहने सभी लोग अब खड़े नहीं थे। विला के यार्ड में हर जगह लाशें थी। जमीन पर पानी पहले से ही खून लाल हो गया था और बारिश की बूंदों के जमीन से टकराने के साथ सतह पर रक्त के बुलबुले बनने लगे। यह उबलते खून के पूल की तरह था। शियाओ लो खून से लथपथ था। वह अपने 9 रिंग वाले चाकू के साथ मैदान में गतिहीन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, ताजा खून की तरह, शैतान की आंखों की तरह। यह डरावना था और आपको आपकी हड्डियों तक ठंडा कर रहा था। यह अपने अधिकतम पर यिजिन जिंग तकनीक का प्रभाव था। इसने तुरंत आपकी शक्ति में सुधार किया और आपको थोड़े समय के लिए अजेय बना दिया। लांग संकुई तब तक देखता रहा जब तक कि वह थोड़ा कांपना शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके पास अभी भी इतनी मजबूत लड़ने की शक्ति होगी। वह एक जंगली जानवर की तरह था और उसकी पूरी आभा शातिर हत्यारे इरादे से भरी हुई थी जिसे लोग डरते थे। उस क्षण जियाओ लो खून से लथपथ होकर हेई लैंग की ओर आगे बढ़ा। उसने अपना चाकू उठाया और प्यू ध्वनि के साथ उसने हेई लैंग के सिर का आधा हिस्सा काट दिया। रक्त लाल था, मस्तिष्क प्लाज्मा सफेद था। यह सब फर्श पर बिखर गया। उसने हेई लैंग के शरीर को कुछ मीटर की दूरी पर लात मारी और अपने खून से सने 9 रिंग वाले चाकू को सीधे लोंग संकुई पर तान दिया। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन यह एक जबरदस्त जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। लानत है, मेरे पास आओ।
उस समय लोंग संकुई ने बाई लिंग की परवाह नहीं की जो बेहोश हो गई थी। ड्रैगन गैंग के प्रमुख के रूप में उनके गर्व ने उन्हें लड़ने के लिए कॉल का जवाब दिया। उसके शरीर में उसके आंतरिक बल के साथ विस्फोट हुआ और गिरता हुआ वर्षा जल उससे दूर धकेल दिया गया। पुराने जमाने का शंघाई तांग सूट इंच से बिखर गया और अंत में छोटे अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो गिर गए। टीएन जैसे वह फ्लेक्स कर रहा था इसलिए यह अलग हो गया। अंत में इसने एक काले आस्तीन के टॉप का खुलासा किया और उसकी बाहों को उजागर किया। दोनों बाहों पर एक ड्रैगन टैटू देखा जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक जोरदार विस्फोट की दहाड़ के साथ जियाओ लो, जिसके पास एक जानलेवा आभा थी, आकार में फट गया। वह तेजी से 10 कदम आगे बढ़ा और हवा में बेतहाशा छलांग लगाते हुए फर्श पर कूद गया। एक गुनगुनाते बाज की तरह, हत्या के देवता के वंश की तरह। गड़गड़ाहट के साथ 9 रिंग वाला चाकू भगवान की सजा की तरह नीचे गिर गया। जानलेवा हवा आसमान में बह गई और ऐसा लगा जैसे दुनिया को ग्रहण लग गया हो। छोटा सड़ा हुआ लड़का। लांग संकुई का चेहरा फट रहा था और उसके गले से दहाड़ निकल रही थी। उसने पैरी के लिए अपना चाकू उठाया। क्लैंग। धातुओं ने एक गूंजने वाली आवाज की। डरावनी शक्ति उनके चारों ओर गूंज रही थी। जिस सतह पर लोंग संकुई खड़ा था वह अचानक बह गई। बजरी विभाजित हो गई और जमीन पर एक भयानक शक्ति फैल गई। संचित पानी अब विभाजित हो गया और आसपास के चारों ओर बह गया। इतनी जोरदार प्रहार के साथ जियाओ लो ने वापसी नहीं की। दूसरा छुरा, तीसरा छुरा, एक के बाद एक होता रहा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कटौती क्रूर थी। यह इतना जल्दी था कि यह अनगिनत तलवार छाया की तरह लग रहा था। 9 रिंग वाला चाकू और किंग लोंग यान्यू तलवार। टीएन, यह ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट मून ब्लेड है। मुझे यह शब्दावली में नहीं मिल रहा है। इसे जमकर लड़ा। चिंगारियां उड़ रही थी और हवा में एक भारी जानलेवा आभा भर गई थी। कम समय में उन दोनों ने सैकड़ों चाल चली और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लॉर्ड संकुई की ताकत अत्याचारी थी और उन्होंने शियाओ लो के हिंसक हमलों के खिलाफ सख्ती से संयम बरता आकाश की ओर हमला किया। पेंग। जमीन को एक विशाल गड्ढे में काट दिया गया था। चारों ओर अनगिनत पत्थर लुढ़क रहे थे और उड़ रहे थे। चाकू से बल तेज बारिश के साथ टूट गया। जमा पानी ने जमीन पर एक घुमावदार चाप का निर्माण किया। वह शियाओ लो की ओर जमकर भागा। शियाओ लो ने क्रॉसकट के साथ वापसी की। अर्धचंद्राकार तलवार जमीन के समानांतर बहती हुई ऊर्ध्वाधर घुमावदार चाप से टकरा गई। पेंग। दोनों सेनाएं कांप उठीं। आकाश में बारिश की बूंदें तुरंत धुंध में फैल गई। अदृश्य प्रभाव लांग संकुई और शियाओ लो पर भारी पड़ा और दोनों 2 से 3 कदम पीछे हट गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पीपा। आसमान में बिजली चमकती रही। परमेश्वर एक फूहड़ की तरह था जो लंबे समय से नम नहीं हुआ था। उसे अचानक एक आदमी मिल गया था और वह जोर से चिल्ला रहा था, टीएन, यह सचमुच वही है जो यह कहता है कि लमाओ सॉरी। 2 बारिश का पानी बिना रुके गिर गया। हवा चल रही थी। पूरा जियांगचेंग भीग गया था। शियाओ लो और लोंग संकुई 5 से 6 मीटर की दूरी पर खड़े थे। वे एक मोटे और पतले 2 सिर वाले जानवर की तरह थे जो खून की प्यासी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। अभी अभी हुई भयंकर लड़ाई में लोंग संकुई ने चाकू अपने सीने से लगा लिया था। चौंकाने वाला, तमिलनाडु देखने के लिए घाव लगातार खून बहा रहा था। छोटा सड़ा हुआ लड़का, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। लांग संकुई का क्रोध शांत हो गया था। उसका क्रोध उसके सिर से फूट पड़ा। वह एक जंगली बाइसन की तरह जियाओ लो की ओर भागा। उसके हाथ में किंग लोंग यान्यू तलवार को चलाया और यह भयावह शक्ति के साथ बह गया जिससे जियाओ लो पर कट गया। जियाओ लो का चेहरा अप्रत्याशित रूप से भयंकर था क्योंकि वह उसी क्रोध के साथ जल गया था। उसने हिंसक तरीके से अपने 9 रिंग वाले चाकू को घुमाया और सटीक रूप से रोक दिया। क्लैंग। दोनों हथियार अपने मालिक की शक्ति से जमकर टकराए। हिंसक आवाज एक भेदी बड़ी घंटी की तरह थी। बेजोड़ शक्ति एक तूफान की तरह पर्यावरण में बह गई। किंग लोंग यान्यू ने भारी उड़ान भरी और जमीन पर भारी प्रहार किया। पानी कई मीटर ऊंचा हो गया और एक लहर की तरह दूर हो गया। 9 रिंग वाले चाकू ने शियाओ लो के हाथों को भी छोड़ दिया और दूर तक उड़ते हुए घूम गया। चाकू की नोक आखिरकार खुद को सीधे जमीन में बंद कर दिया। अपने हथियार खोने के बाद उन दोनों ने अपने नंगे हाथों से लड़ाई की। उनकी मुट्ठी और पैर लगातार कम समय में एक दूसरे से टकराते हैं। लोंग संकुई खून से लथपथ नाक और सूजे हुए चेहरे से बुरी तरह से झुलस गया था। शियाओ लो के एक मुक्के से उसके चेहरे की त्वचा फीकी पड़ गई थी और खून बह रहा था जबकि शियाओ लो के शरीर को नुकसान पहुंचा था। शियाओ लो हिंसक रूप से आगे मुड़ गया। उसका शरीर घूम रहा था और उसके दोनों हाथ फड़फड़ा रहे थे। एक जोरदार पागल दहाड़ के साथ वह एक तूफान की तरह लांग संकुई के साथ उलझ गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि लोंग संकुई पीछे हट रहे थे लेकिन उन्होंने फिलहाल हार के संकेत नहीं दिए। बेशक वह हैरान था कि जियाओ लो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। वह निश्चित रूप से हार जाएगा। यह एक राक्षस था जिसे सामान्य ज्ञान के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। किसी जानवर की चीखने की आवाज की तरह लोंग संकुई का पीछे हटता शरीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें एक नजर से चमक उठीं और 2 बड़े पंखे जैसे हाथ बिजली की तरह चमक रहे थे। वह इसमें कूद गया और जियाओ लो के हमले को रोक दिया लेकिन उसके पूरे शरीर ने बल लगाया और बाहर निकल गया। यह एक पंजे की छाया की तरह हमला कर रहा था। शियाओ लो ने एक लाश के टखने को जमीन से ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई चमगादड़ हो और लाश को लोंग संकुई पर जमकर वार करने के लिए हिलाया। ची ची ची। मांस और रक्त को चीरने वाली घुसपैठ की आवाजों की एक श्रृंखला में लांग संकुई की 10 उंगलियां एक ईगल के पंजे से मिलती जुलती थी और लाश को टुकड़ों में फाड़ देती थी। जियाओ लो ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और बारिश के माध्यम से मारा। उसने लोंग संकुई की छाती में मारा। प्यू। अध्याय 239 असुर क्षेत्र। सुप्रशिक्षित। शियाओ लो के जबरदस्त झटके ने तुरंत कई पसलियों को तोड़ दिया क्योंकि यह लांग संकुई के फ्लैंक में टकरा गया था। पंच के बल ने उनके शरीर को 7 से 8 मीटर की दूरी पर हवा में नौकायन करते हुए एक तोप के गोले की तरह उनकी ताइशी कुर्सी से टकरा दिया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। एंटीक ब्लैकवुड चेयर पर उन्होंने जो फोन छोड़ा था उसे फर्श पर पटक दिया गया था। लांग संकुई एक अजीब स्थिति में गिर गया। जियो लो के प्रभाव ने उनके अधिकांश आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसे खून की खांसी हो रही थी और उसका चेहरा सफेद हो गया था। पराजित। लांग संकुई वास्तव में हार गया था। लेकिन लोंग संकुई हार स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने अकेले ही एक साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, क्योंकि जियाओ लो जैसे किसी व्यक्ति को अपनी सनक और सनक पर नष्ट कर दिया जाए। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और बाहर अपने विला के यार्ड की ओर देखा। उन्होंने देखा कि शियाओ लो ने खून से सनी 9 छल्ले वाली तलवार उठाई और पानी से भरी जमीन पर चढ़ गए। उसके हाथ में 9 छल्ले वाली तलवार और अधिक खून की प्यासी थी। अचानक फर्श पर गिरे फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर अवतार एक प्यारा सा लड़का था, एक उज्जवल और हंसमुख लड़का, जिसने अपनी नाक की नोक पर थोड़ी क्रीम के साथ जन्मदिन की टोपी पहनी थी। लॉन्ग संकुई की गंभीर और शातिर अभिव्यक्ति अचानक एक प्यार और हंसमुख चेहरा दिखाने के लिए काफी बदल गई। ऐसा लगता था जैसे वह कोई और व्यक्ति हो। उसकी आंखों में अब कोई जानलेवा और बुरी चमक नहीं थी। उसके हाथ अब कांप रहे थे और उसे यकीन नहीं था कि यह दर्द था या क्योंकि वह भावनात्मक रूप से उत्तेजित था। हाथ मिलाने के साथ वह अंततः इसे सही स्वाइप करने और कॉल को कनेक्ट करने में कामयाब रहा। हेलो पति, हम अमेरिका आ गए हैं। वास्तव में हम अभी विमान से उतरे थे। डॉरो को अब वास्तव में नींद आ रही है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह आपसे बात करने के बाद ही सोएगा। फोन पर एक महिला की आवाज सुनी जा सकती थी। लोंग संकुई मुस्कुराया और कहा, फिर मेरे बेटे को लाइन पर रखो। डॉरू, आओ पिताजी से बात करो। महिला ने फोन छोटे लड़के को सौंप दिया। पिताजी, एक बच्चे की आवाज आई। लांग संकुई की मुस्कान चौड़ी हो गई। अरे, मेरा डॉरो अभी तक क्यों नहीं सो रहा है? अगर आप देर से सोते हैं तो आप एक अच्छे लड़के नहीं हैं। पिताजी, यहाँ सूरज बहुत ऊंचा है। डॉरो सो नहीं सकता। हाँ, क्या ऐसा है? यहाँ रात का समय है जहाँ पिताजी है, और भारी बारिश भी हो रही है। खांसी खांसी। पिताजी, आपको खांसी क्यों आ रही है? क्या आपको सर्दी लग गई है? अरे नहीं, चिंता मत करो डॉरू, तुम्हारे पिताजी के सुपरमैन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ठंडा हूँ, मैं कभी फ्रीज नहीं करूंगा, ठीक है? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह हाँ, मेरे पिताजी सुपरमैन है। डॉरो, तुम्हें हमेशा वहाँ एक अच्छा लड़का होना चाहिए। आपको अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। आपको समय पर सोना चाहिए। अगली बार जब आप स्कूल जाएं तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, ताकि जब आप बड़े हो तो आप मम्मी और डैडी की देखभाल कर सकें, ठीक है? ठीक है। बोलते बोलते लोंग संकुई की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके आंसू उसकी आंखों के कोने से टपक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह एक दशक का हो गया है। जियाओ लो अब उसके ठीक सामने खड़ा था, 9 अंगूठी वाली तलवार पकड़े हुए, क्योंकि उसके कपड़ों के किनारों से खून से सना बारिश का पानी रिस रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। चमक। बिजली का एक बोल्ट रात के आकाश को रोशन कर रहा था, संक्षेप में पूरे जियांगचेंग को अंधेरे के आवरण से प्रकट कर रहा था। बिजली की चमक में जियाओ लो गंभीर रीपर की तरह लग रहा था, जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया था। 9 छल्ले वाली तलवार का ब्लेड ठंडी रोशनी से चमक रहा था। अलविदा पिताजी, डॉरो एक अच्छा लड़का होगा और पिताजी की बात सुनेगा। पति, हर समय बहुत देर तक जागना मत। आराम करना याद रखें, ठीक है? चिंता मत करो, मैं डॉरो की अच्छी देखभाल करूंगा, अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं करूंगा मिंगुई, मैं करूंगा। लांग संकुई ने एक लंबी आह भरी और फोन लटका दिया। जैसे ही उसने फोन लटकाया, उसकी आंखें फिर से बदल गई और वे नफरत से जल गई। 5 या 6 बार खांसी के बाद उसके शरीर को बेहतर महसूस हुआ। उसने जियाओ लो पर जमकर चमक बिखेरी और शाप दिया, थोड़ा सड़ा हुआ प्रिक, मैं वास्तव में आपके हाथों में मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस तुम क्या हो, है ना? उन्होंने आखिरी शब्द जोर से दहाड़ा, अपनी गहरी पीड़ा को एक बार में छोड़ दिया। शियाओ लो ने उसे उदासीन आंखों से देखा। 9 छल्ले वाली तलवार का मनहूस ब्लेड एक निर्णायक झटके के साथ गिर गया। सनसनाहट। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। लांग संकु को एक साफ स्ट्रोक से मार दिया गया था। उसका सिर गिर गया और फर्श पर थोड़ी दूर लुढ़क गया। बिना सिर वाला शरीर पलटी हुई ताइशी कुर्सी के सामने झुका हुआ था, क्योंकि उसकी कटी हुई गर्दन से खून का छिड़काव किया गया था। वू 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 वू। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुलिस सायरन के विलाप ने हवा भर दी और विला उज्जवल लाल और नीली रोशनी से घिरा हुआ था। जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस अधिकारी सब कुछ खत्म होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। शियाओ लो की आंखें बाहर के दृश्य को खाली देख रही थी। उसके कानों ने सायरन नहीं सुना, केवल गिरने वाली बारिश की आवाज सुनी। उसने 9 छल्ले वाले चाकू को जमीन पर फेंक दिया और बेहोश बाई लिंग के पास चला गया। उसने उसे बांध दिया, उसके मुंह में गैग हटा दिया और उसे उठाया, फिर धीरे धीरे विला से बाहर चला गया। उसका कठोर हृदय अचानक शांत हो गया था। वह भावना को समझाने में असमर्थ था, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ अचानक शांत हो गया था और एक भारी बोझ उठा लिया गया था। बारिश ने शियाओ लो के काले बालों को भिगो दिया था और उसके शरीर पर खून के धब्बे धो दिए थे, लेकिन वह अभी भी अपने गंभीर घावों से खून बह रहा था। हाँ, चेतावनी। मेजबान शरीर आघात में है, उपचार क्षमता शुरू करने के लिए अपर्याप्त बिंदु, कृपया मेजबान को तुरंत आत्मोपचार करने के लिए कहें। उनके दिमाग में सिस्टम अधिसूचना ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी को प्रेरित किया था। इसकी डिजिटाइज्ड आवाज हमेशा नीरस और भावना रहित थी। जियाओ लो ने इसे नहीं सुना और बाई लिंग को ले जाने वाले दरवाजे से बाहर निकल गया, उसका चेहरा बिना किसी अभिव्यक्ति के। पुलिस की कारों की एक पंक्ति खड़ी थी, उनकी रोशनी हवेली के प्रवेश द्वार के बाहर रुक रुक कर चमक रही थी। 50 से 60 पुलिस अधिकारी उसके सामने फैले हुए थे, उस पर अपनी बंदूकें तान रहे थे और काली वर्दी में विशेष बल के अधिकारियों ने जल्दी से उसे घेर लिया। टीम का नेतृत्व करने वाले गुकियानलिन ने अपने हाथ में एक मेगाफोन पकड़ा और आदेश देने के लिए तैयार किया। इसके बाद शियाओ लो ने बात की। उन्होंने सीधे गुकियानलिन को अवज्ञा के साथ देखा और कहा, अधिकारी गु, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने से पहले एम्बुलेंस बुला सकते हैं? बोलते ही वह बाई लिंग को गोद में लेकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उनके दोनों शरीर से खून बह रहा था और धीरे धीरे उनके चारों ओर भीगी हुई जमीन को काला कर दिया था। जल्दी करो, उन्हें अस्पताल ले जाओ, गुकियानलिन ने तत्काल आदेश दिया। उसी रैंक के एक अधिकारी ये वेंसोंग ने विला में एक और टीम का नेतृत्व किया। जब उन्होंने यार्ड में दृश्य देखा तो हर कोई दंग रह गया, जहां वे खड़े थे और पूरी तरह से सदमे में थे। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। उनसे पहले वे केवल असुर के खेत एक को लाशों के अवशेषों के साथ बिखरे हुए मांस और रक्त के ढेर में देख सकते थे। वे अविश्वास में थे और केवल उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने जो देखा वह एक भ्रम था। वे कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि यहाँ क्या हुआ था। टूटे हुए हाथ और पैर, बिखरे हुए निशान, बिना सिर के शव और कटे हुए सिर। भारी बारिश जमीन से खून या हवा से खून की गंध को नहीं धो सकती थी। वाह,
विला में जाने पर कई अनुभवी पुलिस अधिकारियों को तुरंत उल्टी हो गई। बाद में आए गुकियानलिन ने भी दृश्य को समान झटके से देखा। उसने अपना सिर हिलाया और केवल इतना कहा, वह शैतान। एक विला को असुर मैदान में बदलना, अगर वह शैतान नहीं था तो वह क्या था? यह एक भयानक दृश्य था। उसने कसम खाई कि वह परीक्षण के दौरान जियाओ लो को भुगतान करेगी। असुर अधिक परोपकारी देवों से संबंधित प्राणियों या शक्ति चाहने वाले कुलों का एक वर्ग और भारतीय ग्रंथों में अच्छे या बुरे गुणों वाले शक्तिशाली अलौकिक देवताओं के रूप में वर्णित है। अध्याय 240 उसे जमानत दे। लांग संकुई के विला में शियाओ लो द्वारा किए गए नरसंहार ने घटनास्थल पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को चौंका दिया। ये अनुभवी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने कई मामलों को संभाला था और खूनी अपराध दृश्यों का उचित हिस्सा देखा था। लेकिन उनमें से कोई भी उस वक्त के खून और गोर की बराबरी नहीं कर सकता था जिसे उन्होंने अभी यहाँ देखा था। यह पृथ्वी पर नरक की तरह था। चोंग शांगे और चू युनशियोंग एक साथ बैठे बाहर चल रहे तूफान को देख रहे थे और एक आदमी के भाग्य पर विचार कर रहे थे। उनके चेहरों ने जटिल भावनाओं को प्रकट किया जो शायद ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता था। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जियाओ लो ने एक ही रात में लोंग संकुई और उसके 200 से अधिक आदमियों को मार डाला था और वह भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे देखते थे, वे अपराध को अनदेखा नहीं कर सकते थे। आह लिटिल लो, तुमने खुद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? चू युनशियोंग ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया। वास्तव में हाल के दिनों में वह जियाओ लो के कार्यों पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। उन्हें जियाओ लो के बारे में पता था कि वे वाइस रिंग, झगड़े और एंटी नार्कोटिक्स अभियानों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने जियाओ लो के हर कदम की निगरानी की थी और कभी-कभी उन्होंने खुद को निडर नायक की सराहना करते हुए भी पाया था। ड्रैगन गैंग पहले से ही धीरे-धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा था, तो क्यों इस अंतिम क्षण में जियाओ लो को उन्हें मिटाने के लिए सीधे विला में जाना पड़ा? जल्द या बाद में लोंग संकुई के अपराधों के सबूत सतह पर आने वाले थे और फिर एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान के साथ पर्याप्त समय दिया गया, जियाओ लो लोंग संकुई को गिरफ्तार कर सकता था। क्या यह सही नहीं होता? चू युनशियोंग का दिल अफसोस की भावना से भर गया था और पूरा मामला कैसे सामने आया था, कुछ ऐसा था जिसके साथ सामंजस्य बिठाना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि जियांगचेंग में अधिकारियों पर उनका मजबूत प्रभाव था, लेकिन वह दिन के अंत में सिर्फ एक व्यापारी थे। कानून जियाओ लो के सामने एक भव्य पहाड़ था जिसे वह बातचीत करने में विफल रहा। और एक बार जब उसने हत्या कर दी, भले ही वह सम्राट था, तब भी उसे अपने साथी नागरिकों के समान परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हालांकि वह अभी भी जितना संभव हो उतना प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और गे झोंगतियान के वकील को फोन किया, अनुरोध किया कि वह तुरंत तैयारी शुरू कर दे और अदालत में जियाओ लो का बचाव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। पुलिस मुख्यालय में कई अप्रत्याशित मेहमान फैन चांगलोंग के कार्यालय में गिर गए। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आया था, उसके साथ दो लंबे और अच्छी तरह से अंग वाले पुरुष थे। तीनों पुरुष अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे, अपने चिकना सूट में स्मार्ट और डैपर दिख रहे थे। उन्होंने आत्मविश्वास और गरिमापूर्ण हवा के साथ खुद को अच्छी तरह से संभाला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सभी बाल सफेद थे, लेकिन इससे उसकी कठोरता और भावना पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सीधा खड़ा था, अपनी चलने वाली छड़ी को सीधे उसके सामने पकड़े हुए और एक हल्की मुस्कान के साथ सीधे प्रमुख को देख रहा था। बूढ़े कप्तान। जब उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा तो फैन चांगलोंग को सुखद आश्चर्य हुआ और वह जो कुछ भी कर रहा था उसे तुरंत नीचे रख दिया। वह जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया, चांगलोंग, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मेरी अचानक यात्रा आपके काम को बाधित नहीं करेगी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, तुम क्या कहते हो? अपने दिल की गहराई से मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि ओल्ड कैप्टन मुझसे मिलने आए हैं। कृपया एक सीट ले लो। फैन चांगलोंग का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने सौहार्दपूर्वक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कार्यालय में सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर चाय डालने के लिए मुड़ा। लेकिन साथ ही वह थोड़ा उलझन में था। पुराने कप्तान अब जियाहाई शहर में राज्य गुप्त सेवा एनएसए का नेतृत्व करते थे। वह यहाँ क्यों था और इससे भी बढ़कर वह आधी रात को यहाँ क्यों था? क्या यह जियो लो से संबंधित था? चांगलोंग, मैं यहाँ एक विशेष व्यक्ति को बचाने के लिए आया था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सीधे बिंदु पर कहा। उन्होंने एक सम्मानजनक मुस्कान दी। यह सुनकर फैन चांगलोंग लगभग लड़खड़ा गया और उसने कप्तान के लिए डाली गई चाय का कप गिरा दिया। वह चाय का कप लेकर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, कप्तान, आप किसे बचाना चाहते हैं? जियाओ लो। अधेड़ उम्र के आदमी ने नाम साफ साफ कह दिया। फैन चांगलोंग आश्चर्यचकित हो गया और उसके दिमाग में तुरंत कई सवाल दौड़ गए। तो पुराने कप्तान वास्तव में जियाओ लो के लिए आए थे और जियाओ लो का एनएसए के साथ संबंध कब से था? वह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि पुराने कप्तान भी उन्हें बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए थे? बूढ़े कप्तान, यह मुझे पता है कि यह आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल देगा, लेकिन मुझे जियाओ लो को जमानत देनी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है या उसने क्या अपराध किया है। उसे सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें जमानत क्यों दी जानी चाहिए? यह एनएसए का गोपनीय मामला है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। फैन चांगलोंग हक्का बक्का रह गया। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने पुराने कप्तान को इस तरह आग्रही और दृढ़ होते हुए देखा। पुराने कप्तान, मुझे पता है कि एनएसए पुलिस बल की तुलना में उच्च स्तर पर है, लेकिन जियाओ लो एक अपराधी है जिसने एक रात में 200 से अधिक लोगों को मार डाला। अपराध स्थल पर यह पूरी तरह से बहते खून की नदी की तरह लग रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हाथ हिलाया और टोका, लेकिन उसने जो मारा वह सामाजिक ट्यूमर था, क्या मैं सही हूँ? हाँ, लेकिन जब मैंने उस वर्ष छोड़ दिया तो मैंने आपको लांग संकुई को न्याय दिलाने और ड्रैगन गैंग की ताकतों को खत्म करने का भी निर्देश दिया। मैंने इसका उल्लेख किया था, है ना? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बेरहमी से फिर से टोका। फैन चांगलोंग ने दबाव महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। वह केवल एक शब्द के साथ जवाब दे सकता था, हाँ। उन्होंने कहा, फिर इतने साल बीत जाने के बाद लोंग संकुई को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और भी उसे एक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने से बचेंगे? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुस्कान लंबे समय से गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर अब एक कठोर अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि बड़ों ने जूनियर्स को गलतियां करने के लिए फटकार लगाई हो। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैन चांगलोंग के माथे पर पसीना आने लगा।
उसे एहसास हुआ कि पुराने नेता उसे धमकी दे रहे थे। एनएसए के पास आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति थी। अगर उन्होंने इस बात की जांच करने का फैसला किया कि क्या वह अंडरवर्ल्ड गिरोहों के साथ मिला हुआ था और अगर वह उनके लेनदेन में शामिल था तो उसका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीछे झुका और अपनी बात पर आगे विस्तार से बताया, जो आप करने में कामयाब नहीं हुए, जियाओ लो ने आपके लिए किया है। हालांकि तरीके थोड़े क्रूर थे, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसने नुकसान से अधिक अच्छा हासिल किया है। उनके तरीके केवल थोड़ा क्रूर थे? क्या यह वास्तव में थोड़ा क्रूर था? फैन चांगलोंग उनके तर्क का खंडन करना चाहते थे, लेकिन यह आदमी उनका पूर्व कप्तान था, इसलिए उन्हें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना पड़ा। पुराने कप्तान, यह एक तथ्य है कि जियाओ लो ने हत्या की है। इसके अलावा वह शायद मिस्टर एक्स है जिसे हम हमेशा ढूंढ रहे हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सीधे फैन चांगलोंग की आंखों में देखा और निराशा के साथ कहा, शायद। आपने सबूतों के बारे में विशेष होना कब बंद कर दिया? फैन चांगलोंग अपनी बात पर कायम रहे और सख्ती से कहा, जब तक वह हिरासत में है और पूछताछ कर रहा है, हम निश्चित रूप से उससे सच्चाई उगलेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और जवाब दिया, अब जब मैं चला गया हूं तो मेरे पास अब आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह सच है, अब आपके पास मेरी बात सुनने का कोई कारण नहीं है। फैन चांगलोंग का दिमाग हिल गया और वह सीधे खड़ा हो गया। बूढ़े कप्तान, मैं सहन नहीं कर सकता कि आपने मुझसे क्या कहा। मेरे दिल में मैंने हमेशा आपको सम्मान और प्रशंसा के साथ माना है। मैं आपको अपने गुरु के रूप में भी देखता हूँ। हालांकि जियो लो के साथ यह समस्या एक साधारण मामला नहीं है। यह 200 से अधिक जीवन है। चाहे कुछ भी हो, वह कानून से बच नहीं सकते। फिर मुझे आपसे पूछना होगा, कानून प्रणाली होने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश की स्थिरता का समर्थन करने और दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए, फैन चांगलोंग ने जवाब दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, चूंकि आप जानते हैं कि कानून का मौलिक उद्देश्य देश की स्थिरता और इसके स्थायी दीर्घकालिक विकास का समर्थन करना है, तो मैं आपको अब बताऊंगा कि जियाओ लो का अस्तित्व देश को हमारे दीर्घकालिक विकास के लिए स्थिर और टिकाऊ रहने में सक्षम बनाना है। यदि आप उसे जेल में डाल देते हैं या अदालत उसे मौत की सजा देती है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा देश जल्द ही अशांत हो जाएगा और जल्द ही एक विनाशकारी तबाही हम पर आएगी। क्या? फैन चांगलोंग ठंडे पसीने में फूट पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, जियाओ लो के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें देश के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है? दस्तक दो, दस्तक दो, दस्तक दो। बस उसी समय दरवाजे पर कोई था। टीम के लीडर गुकयानलिन और ये वेंसोंग अंदर आए। पिताजी? अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर गुकयानलिन की आंखें अविश्वास में फैल गई।